आते हैं। देखिएगा क्या बोलता है कि महात्मा गांधी का कितना सूत्री मांग है। महात्मा गांधी का 11 सूत्री मांग जो है कि आपको रखा जाता है। किसके समक्ष रखा जाता है? तो यह रखा जाता है लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा जाता है। क्लियर है? गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांग को 31 जनवरी 1930 को वायसराय किसके समक्ष रखा जाता है? वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष जो है कि आपको रखा जाता है। और सुनिएगा, महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा नाम, रैमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को कितना सूत्री अपना मांग रखा है? तो अपना मांग 11 सूत्री अपना मांग जो है कि आपको रखा है। और उस 11 सूत्री मांग में निम्न बातों की बात जो है कि आपको कही गई थी। सबसे पहला बात, यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, बस पूछेगा कि 11 सूत्री मांग किसने रखा था? महात्मा गांधी ने रखा। किसके समक्ष रखा था? लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा। लेकिन कौन सा मांग है इसके बारे में एक बार रीडिंग दे देते हैं, पढ़ लीजिएगा। सुनिएगा, पहला बोलता है कि सेना के व्यय तथा है ना रिक्तियां सेवा के जो है कि वेतनों का 25% में जो है कि आपको कटौती जो है कि आपको किया जाए, ये पहले मांग रखा गया था। दूसरा कहा गया था कि डाक आरक्षण बिल को जो है कि आपको पास किया जाए। तीसरा बोला गया था कि भारत में पूर्ण शराबबंदी कानून जो है कि आपको लागू हो। चौथा जो मांग रखा गया था, राजनीतिक बंदियों की रिहाई हो, है ना। पांचवा जो मांग रखा गया था, है ना, पांचवा जो मांग था वो आपराधिक जो है कि गुप्तचर विभाग में सुधार जो है कि आपको हो। छठा मांग रखा गया था हथियार कानून में सुधार करके आत्मरक्षा हेतु भारतीय को बंदूक इत्यादि के लाइसेंस को स्वीकृत करना किया जाए, जो है कि आपको मांग था। और सातवां मांग था रुपया जो है कि स्टार्लिंग के विनिमय अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग का 4 पैसा जो है कि आपको करना, ये भी रखा गया। आठवां था वस्त्र उद्योग का संरक्षण प्रदान करना। नौवां मांग रखा गया था भारतीय, है ना, समुद्री तट पर केवल भारतीयों के लिए जो है कि अपेक्षित करना, है ना, यह रखा गया था नौवां। 10वां बोल रहा है कि भूमि कर में कटौती हो तथा उस पर काउंसिल का नियंत्रण जो है कि आपको हो। 9वां था। और 10वां मांग था नमक कर एवं नमक पर सरकार ने कोई जो है कि आपको सकारात्मक रुख न अपनाए। पता जो है कि आपको 14 फरवरी 1930 को सरामती में जो है कि कांग्रेस कार जो है कि कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का क्या किया गया? चलाने का निर्णय जो है कि आपको लिया गया। यह टोटल 11 सूत्री मांग किसके समक्ष रखा गया? लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा गया। बस यही पूछेगा, है ना। 11 सूत्री मांग से सवाल नहीं बनता है कि कौन कौन मांग था कौन कौन नहीं था, ठीक ना, पहले बता रहे हैं। आगे देखिएगा, ध्यान तो हो कि इस 11 सूत्री मांग को महात्मा गांधी के द्वारा अपने पत्र किसमें रखा गया था? अपने पत्र यंग इंडिया में भी प्रस्तुत किया गया था। यो क्वेश्चन बना हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। यह 11 सूत्री मांग को कहाँ रखे हैं, किस पुस्तक में रखे हैं? तो यंग इंडिया में जो है कि प्रस्तुत किया गया। यो क्वेश्चन जो है कि आपको पूछा गया है। अब आते हैं, और जब 11 सूत्री मांग को जब नहीं इरविन मानेगा ना, तब यहाँ पर क्या होगा? तब यहाँ पर शुरुआत होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि आपको शुरुआत होगा। कब का है सविनय अवज्ञा? 1930 का जो है कि आपको होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अरे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांग, महात्मा गांधी ने अपने 11 सूत्री मांग के न माने जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा। किसको? तो इरविन के समक्ष रखा था, तो इरविन को लिखेगा ना पत्र। इरविन को एक पत्र लिखा और इस पत्र में इरविन को कहा, क्या कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। मैंने क्या मांगा है? रोटी मांगा है, बदले में मुझे क्या मिला? पत्थर जो है कि आपको मिला। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। अब जो है कि इसके बाद क्या होगा? आंदोलन जो है कि आपको होगा। डेट याद रखिएगा, डेट बोल रहा है कितना? मार्च, 12 मार्च का जो है कि आपको डेट है। बोल रहा है कि 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत जो है कि आपको महात्मा गांधी ने कहां से किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। महात्मा गांधी ने इस ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से? साबरमती आश्रम से किया। तो पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी कहां से होती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है साबरमती आश्रम से जो है कि आपको होती है, कि दांडी से होती है? अब बताइए कहां से होती है? आवाज नहीं आ रहा है। साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से। कितना लोग साबरमती आश्रम वाले? क्या चीज सर? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू होता है? डांडी से। साबरमती आश्रम से होता है। डांडी से ना, दांडी से होता है। कहाँ से होता है? दांडी से होता है। सुनिएगा,
12 मार्च प्रिंस यादव जी आपका माइक दबा हुआ है, नहीं आवाज आ रहा है कुछ भी। 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत होती है, कहां से? साबरमती आश्रम से जो है कि आपको शुरुआत होती है। और इस समय साबरमती आश्रम के समय देखिएगा, यहाँ से गांधी जी प्लस अपने साथ कितने लोगों को ले जाते हैं? 78 लोग प्लस एक गांधी, मतलब टोटल लोगों की संख्या पूछेगा कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। टोटल पूछेगा तो कितना होगा? 79 होगा। गांधी जी के अतिरिक्त पूछेगा तो कितना होगा? गांधी जी के अतिरिक्त 78 जो है कि आपको गांधी जी के अतिरिक्त जो है कि आपको होगा। इसमें गांधी जी साबरमती आश्रम से जो है कि आपको दांडी के लिए यात्रा करते हैं। कितना मील की यात्रा करते हैं? 240 मील की यात्रा करते हैं। कुछ कुछ स्रोतों में 241 मील भी दिया है ना। पद यात्रा जो है कि आपको करते हैं, मतलब पैदल यात्रा जो है कि आपको करते हैं। और 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्री तट कहां पहुंचते हैं? गुजरात के समुद्री तट दांडी जो है कि आपको पहुंच जाते हैं। और दांडी पहुंचते हैं, इसी मार्च को कौन सा मार्च कहा गया? इसी मार्च को कहा गया दांडी मार्च। तो यहाँ पर 2 सवाल बनेगा। एक तो हम पूछ लिए इससे पहले, ये पूछे कि असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? तो दांडी से होती है, सही है। दूसरा ये सवाल पूछेगा कि दांडी मार्च की शुरुआत कहां से होती है? दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती से। दूसरा ये साबरमती आश्रम से जो है कि आपको होता है। बिल्कुल सही है, साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को ही दांडी मार्च कहा गया। और दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या होती है? दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको होती है। क्लियर है बात? इसी के साथ 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर जो है कि नमक से जो है कि नमक कानून को तोड़कर जो है कि आपको क्या होता है? नमक कानून को जो है कि आपको तोड़ दिया जाता है। और इसी दिन से भारत के अंदर एक मूवमेंट की शुरुआत होती है जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि आपको होने वाला है। इसमें आइएगा सुभाष चंद्र बोस, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान, मतलब कि साबरमती आश्रम से दांडी तक का जो अभियान था, इसकी तुलना किससे किया है? इसकी तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा से किया है। नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा की तुलना जो है कि आपको किया है महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से कहां की यात्रा तक के लिए? दांडी की यात्रा तक को जो है कि आपको किया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। राजनीतिक जो है कि आपको सत्ता की प्राप्त हुई। और मुसोलिनी की यात्रा रोम से जो है कि आपको रोम मार्च की जो है कि आपको, इसका भी तुलना जो है कि आपको क्या रिपीट हो रहा है कि नहीं का बंद कीजिए, है ना। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि तमिलनाडु में तमिलनाडु में गांधीवादी नेता का नाम था सी राजगोपालाचारी। तमिलनाडु का एक गांधीवादी नेता था जिसका नाम था सी राजगोपालाचारी जो है कि आपको नाम था। सी राजगोपालाचारी ने तंजौर में समुद्री तट पर जो है कि आपको, समुद्री तट कौन सा? तिरुचिरापल्ली से वेदरायम तक की जो है कि आपको क्या निकाला? यात्रा जो है कि आपको निकाला। ये तमिलनाडु दक्षिण भारत में जो है कि आपको यात्रा निकाला। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे बड़ा प्रबल जो है कि आपको रूप देखने को कहां मिला? तो सबसे बड़ा प्रबल रूप देखिएगा तो यह बंबई के क्षेत्रों में दिखा, गुजरात के क्षेत्रों में जो है कि आपको दिखा, और धरसाना क्षेत्रों में जो है कि आपको मिला। जहां पर धरसाना क्षेत्र में जहां पर बोल रहा है कि सरोजिनी नायडू, है ना, मीना लाल तथा इमाम साहब ने इमाम साहब के साथ जो है कि हजारों सत्याग्रहियों ने धरसाना नमक जो है कि आपको कारखाने पर क्या कर दिया? धरसाना नमक कारखाने पर जो है कि आपको हमला बोल दिया, धब्बा बोल दिया। कारखाने की रक्षा के लिए पुलिस ने जो है कि आपको कठोरतम कार्रवाई जो है कि आपको किया, जिसके कारण जिसका उल्लेख अमेरिकी पत्रकार किसने बोला? अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने जो है कि आपको बताया। तो यहां से भी एक सवाल बनता है, पूछेगा, यहां से भी एक सवाल बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय विदेशी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के साथ जो है कि कैप्चर किया था? तो महात्मा गांधी को कैप्चर किया या सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैप्चर किया, वो कौन सा पत्रकार था? उसका नाम था बेब मिलर। क्या नाम था? बेब मिलर जो है कि आपको नाम होगा। दूसरा सवाल ये बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वो अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन को कवर किया? उसका नाम था लुई फिशर। क्या नाम था? लुई फिशर जो है कि आपको नाम था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लुई फिशर, और यहाँ पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन सा? बेब मिलर जो है कि आपको होगा। बहुत लोगों को दोनों नाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि बेब मिलर होगा कि लुई फिशर होगा। एग्जाम के दृष्टि से टेस्ट बनाइएगा तब वहां पर समझिएगा कैसे इस कंफ्यूजन को दूर करना है। पत्रकार नहीं ना था सर? 47 में तो 47 का नहीं पूछता, ये दो पूछता है, एगो बेब मिलर का पूछता है, एगो लुई फिशर के बारे में पूछता है। देखिएगा
तो वेव जो होता है, वेव, ये वेव जो होता है तरंग, ये तरंग किसके किनारे चलता है? समुद्र के किनारे चलता है। किसके किनारे चलता है? तरंग जो उठता है ये किसके किनारे उठता है? तो समुद्र के किनारे उठता है। वेव किसके किनारे उठता है? समुद्र के किनारे उठता है। आपको पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत अभी जस्ट ने बता दिए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत डांडी से जो है क्या आपको होता है? कहां से होता है? डांडी से होता है। और डांडी एक समुद्री तट है। डांडी एक कैसा तट है? डांडी एक समुद्री तट है। तो समुद्र से याद रखिएगा, समुद्र में क्या उठता है? वेव उठता है। तो समुद्र वाला जो घटना आएगा उस समय कौन आएगा? वेव मिलर जो है क्या आपको आएगा। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वेव मिलर जो है क्या आपको रहेगा। अब भारत एगो निकल जाएगा, दूसरा तो ऐसे ही आपका ऑप्शन मिल जाएगा कि वेव मिलर जो है क्या आपको यहाँ है, तो लुई फिशर जो है क्या आपको वहां जो है क्या आपको होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन में कौन था सर? कौन सा? स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशियों का पूछता है, स्वदेशी का नहीं याद है तब, है ना? देखिए कौन है फिर बताइए। नहीं याद है। नवीनसन है, नवीनसन। नेडिनसन, नवीनसन, नेगिनसन, नेवी सर, नेवी नेवी नेविनसन। नवीनसन है सर। अच्छा नेविनसन है, नेविनसन। स्वदेशी आंदोलन के समय मतलब 1907 की घटना है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मुसलमानों ने, है ना, खान बहादुर गफ्फार खान के नेतृत्व में, इसे ही क्या कहा जाता है? खान बहादुर गफ्फार खान को समांत गांधी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है कि आपको चलाया और उनके नेतृत्व में एक पार्टी का गठन हुआ जिस पार्टी का नाम था खुदाई खिदमतगार पार्टी, या कौन सा दल? लाल कुर्ती दल, है ना। खुदाई खिदमतगार पार्टी या कौन सा दल होगा? लाल कुर्ती जो है कि आपको दल जो है कि आपको होगा, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय जो है कि आपको भूमिका निभाई और इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका जो है कि आपको निकाला था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पख्तून नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? तो यह खुदाई खिदमतगार पार्टी के द्वारा निकाला गया था। और खुदाई खिदमतगार पार्टी था किसका? तो यह था खान अब्दुल गफ्फार खान का जो है कि आपको। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है कि इसी के समय जो है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से क्या कर दिया? गोली चलाने से जो है कि आपको मना जो है कि आपको कर दिया गया। और गढ़वाल रेजिमेंट जब मना कर दिया तो उसको कहां भेज दिया गया? तब उसको पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र में जो है कि आपको भेज दिया गया कि तुम उधर जो है कि आपको जाओ। इस आंदोलन को अंग्रेज के द्वारा कठोरतम जो है कि आपको धनात्मक जो है कि आपको प्रतिक्रिया द्वारा जो है कि आपको दबा दिया गया, मतलब दमन कर दिया गया इस आंदोलन को। और इस समय साइमन आयोग, इस समय जो है कि आपको साइमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इंग्लैंड में कितना गोलमेज सम्मेलन का आयोजन के लिए बुला दिया गया? साइमन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है कि आपको, है ना, 3 गोलमेज सम्मेलन को जो है कि आपको लंदन में जो है कि आपको बुला लिया गया। जिसमें से पहला गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन को देखिएगा, यह कब से लेकर कब तक जो है कि आपको शुरू होता है? यह चलता है आपका 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है कि आपको किया जाता है। कहां पर होगा गोलमेज सम्मेलन? भारत में होगा कि लंदन में? कहां पर? लंदन में जो है कि आपको होगा। लंदन में आयोजित यह जो है कि आपको सम्मेलन पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर जो है कि आपको दर्जा दिया गया। मतलब कि जहां ब्रिटेन के कोई अधिकारी बैठेंगे वहां पर ही कोई भारत के जो है कि लोग बैठेंगे। मतलब समान दर्जा जो है कि आपको पहला ऐसा ये मौका था जिसमें समान जो है कि आपको दर्जा दिया गया। ठीक है। दूसरा बोलता है कि इस सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? इस सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में, तो गोलमेज सम्मेलन में पहले वाले में 89 लोग जो है कि इसमें भाग जो है कि आपको लिए थे। कितना लोग लिए थे? 89 लोग जो है कि आपको भाग जो है कि आपको लिए थे। ठीक है, आगे सुनिएगा। मुस्लिम लीग से इसमें कौन कौन नेता गए थे? तो आगा खां गए थे, मोहम्मद शफी गए थे और मोहम्मद अली जिन्ना जो है कि आपको गए थे। अली जिन्ना जो है कि आपको गए थे। तो 3 लोग कहां से जाते हैं? ये 3 लोग जो है कि आपको देखिएगा कि मुस्लिम लीग के जो है कि आपको सदस्य होते हैं। जो 3 लोग जो है कि आपको जाते हैं। कौन कौन है मुस्लिम लीग के 3 गो? आगा खां, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लोग से जो है कि आपको 3 गो ना है, आगा खां है, मोहम्मद शफी है और जो है कि आपको मोहम्मद अली जिन्ना जो है कि आपको जाते हैं। फजलुल हक भी है सर। फजहुल हक कौन है? फजहुल हक, फजलुल हक, फजहुल हक। चलो, सिख समुदाय का नेतृत्व करने के लिए कौन वहां पर जाते हैं? सरदार संपूर्ण सिंह जो है कि आपको सिख समुदाय का नेतृत्व जो है कि आपको करते हैं।
और एंग्लो इंडिया का नेतृत्व कौन करते हैं? केटी पॉल जो है कि एंग्लो इंडिया का नेतृत्व करते हैं। और दलित वर्ग के नेतृत्व करने के लिए किसको बुलाया जाता है? बी भीमराव आर अम्बेडकर। अम्बेडकर को जो है कि आपको बुलाया जाता अच्छा है। पूछता और है नहीं सर? हाँ, पूछता है। और देशी रियासतों के कितने राजा नरेश शामिल होते हैं इस वाले सम्मेलन में? इस वाले में 16 जो है कि आपको नरेश जो है कि आपको शामिल जो है कि आपको होते हैं। देखिएगा, इस समय जो है कि पूछेगा कि इस समय कांग्रेस इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेता है कि नहीं, तो कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग नहीं लेता है। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? रैमजे मैकडोनाल्ड जो है कि आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं। और यही इस सम्मेलन का सभापतित्व जो है कि आपको करते हैं। सभापति कौन करता है? तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड जो है कि आपको करते हैं। आगे देखते हैं, इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने पृथक जो है कि आपको निर्वाचक मंडल की मांग रखी। और इसी के तरह जो है कि अंबेडकर ने भी किसके लिए? अंबेडकर ने भी दलित जो है कि वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग जो है कि आपको रखी। लेकिन उपस्थित प्रतिनिधियों का एकता नहीं जो है कि आपको बन सका, जिसके कारण नहीं बना। उसके बाद होता है गांधी इरविन समझौता। कब होगा गांधी इरविन समझौता? ये क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और यह समझौता कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। इसलिए इस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली समझौता के नाम से किस समझौता को, या गांधी इरविन समझौता को किस समझौता के नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और इसी जो है कि घटना के बाद सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है कि आपको कहा जाता है गांधी और इरविन का दो महात्माओं का क्या है? दो महात्माओं का मिलन जो है कि आपको होने वाला है। इसी घटना को जो है कि आपको कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है जरा देखिएगा। अगला है कि मार्च 1931 में कांग्रेस के विशेष जो है कि अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन कांग्रेस का 1931 में होगा? कराची में, है ना। कराची में जो है कि आपको कराची में संपन्न हुआ। और युवाओं के द्वारा जो है कि आपको गांधी जी को क्या दिखाया गया? गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस सेशन में गांधी जी को, महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए? तो वो दिखाया गया था कौन? 1931 का सेशन में जो है कि आपको दिखाया गया था। कराची अधिवेशन में ही पूर्ण जो है कि आपको स्वराज के साथ साथ गांधी इरविन समझौता को स्वीकार जो है कि आपको कर लिया गया है ना। गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किस अधिवेशन में किया गया? तो ये भी कराची अधिवेशन में जो है कि आपको कर लिया गया। और साथ ही पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम संबंधित प्रस्तावों को क्या किया? प्रस्तावों को जो है कि आपको स्वीकार जो है कि आपको कर लिया। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कि आपको कराची अधिवेशन की क्या कर रहे थे? अध्यक्षता जो है कि आपको कर रहे थे। और कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था? गांधी मर सकता है मगर गांधीवाद नहीं मर सकता। यह किसमें कहा गया? यह कहा गया कराची अधिवेशन में जो है कि आपको कहा गया। अब आते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा देखिएगा, दूसरा कब से लेकर कब तक चलेगा? दूसरा चलेगा 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932 तक जो है 1931 तक कौन चलेगा? दूसरा जो है कि आपको चलने वाला है गोलमेज सम्मेलन जो है कि आपको चलेगा। आएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये भी कहाँ हुआ? ये भी लंदन में हुआ। और इसमें कांग्रेस प्रतिनिधित्व के रूप में जो है कि कौन गया भाग लेने के लिए? कांग्रेस प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी जो है कि इसमें जाते हैं, क्या करने के लिए? भाग लेने के लिए जो है कि आपको जाते हैं। क्या बोलता है कि इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस समय भी कौन होते हैं? रैमजे सर ये मैकडोनाल्ड जो है गांधी कि जी आपको बस होते हैं। केवल दूसरा गोलमेज में शामिल हुए थे। बस केवल और केवल दूसरा में शामिल हुए थे। वो भी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है कि आपको दूसरा में जो है कि आपको गए थे, केवल और केवल दूसरा में। ठीक, आइए क्या बोलता है कि प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और भारत सचिव जो है कि आपको कौन थे? भारत सचिव जो है कि उस समय सैमुअल जो है कि आपको होल थे। और उस समय वायसराय कौन था? वायसराय उस समय वेलिंगटन हो गया था। कौन हो गया था? वायसराय। वायसराय हो गया था वेलिंगटन जो है कि आपको भारत का वायसराय जो है कि आपको था। इसमें भाग लेने के लिए महात्मा गांधी ने कौन से जहाज से जो है कि आपको गए थे? एसएस राजपुताना नामक जहाज से जो है कि आपको गए थे। और महात्मा गांधी के साथ महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीरा बहन भी जो है कि आपको क्या थी? मीरा बहन आदि सदस्य जो है कि आपको शामिल जो है कि आपको थी। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की ओर से जो है कि किसको भेजा गया था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की ओर से सरोजिनी नायडू को जो है कि आपको भेजा गया था, है ना। महात्मा गांधी के साथ साथ सरोजिनी नायडू को भी जो है कि आपको भेजा गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक मामला विवाद के कारण क्या हो गया? पूरी तरीका से असफल रहा। और दलित के नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा को मांग किया, जिसको गांधी जी ने क्या कर दिया? गांधी जी ने उसे अस्वीकार जो है कि कर दिया। बोला कि ऐसा नहीं जो है कि आपको होगा। इस सम्मेलन के बाद जो है कि आपको विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या नाम दिया?
अर्धनग्न फकीर जो है कि आपको कहा। दो का नाम पूछेगा, विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस, ये दोनों ने जो है कि आपको क्या कहा है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न जो है कि आपको फकीर जो है कि आपको कहा है। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी लंदन से जो है कि आपको खाली हाथ निराश होकर जो है कि आपको बंबई पहुंच जाते हैं। 1931 में बंबई जो है कि वापस लौट जाते हैं। जब वहां पर बात नहीं बनता है तो वहां से लौट के वापस कहाँ आते हैं, बंबई जो है कि आपको आ जाते हैं। स्वदेश पहुंचे पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, यह सच है कि मैं कैसे लौटा हूं, खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन किंतु मुझे यह संतोष है कि मैंने अपने ध्वज को जो है कि आपको, जो मुझे ध्वज सौंपा गया था, जो मेरा देश का ध्वज मुझे सौंपा गया था, उसे मैंने नीचा जो है कि आपको नहीं होने दिया। यह किसने कहा था, यह महात्मा गांधी ने जो है कि आपको कहा था। और उसके सम्मान के साथ हमने क्या नहीं होने दिया, उसके सम्मान के साथ हमने समझौता जो है कि आपको नहीं होने दिया। यह जो है कि आपको बात कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा। भारत आके महात्मा गांधी ने लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय से मिलना जो है कि आपको चाहा। किससे मिलना चाहे, उस समय जो है कि आपको इरविन के बाद कौन आ जाता है, वेलिंगटन आ जाता है। वेलिंगटन से जो है कि मिलना चाहते हैं, लेकिन वेलिंगटन मिलने से क्या करता है, वायसराय वेलिंगटन मिलने से मना कर देता है ना, बोलता है कि नहीं मिलना है हमको तुमसे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी जो है कि आपको गांधी इरविन समझौता को भी सरकार के द्वारा जो है कि दफन कर दिया गया। जो भी गांधी इरविन समझौता में बात हुआ था ना, वो कुछ माना नहीं गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, सारा का सारा बात दफन जो है कि आपको हो गया। अंततः मजबूर होकर गांधी जी कौन सा आंदोलन की द्वितीय जो है कि आपको कौन सा आंदोलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है कि आपको महात्मा गांधी क्या कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। मतलब दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि क्या होगा, चलेगा। और ये दोबारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा, इसका टेन्योर कब से लेकर कब तक होगा, 1932 से लेकर 1934 तक जो है कि आपको होगा। आइएगा आगे क्या बोलता है कि 1932 के कांग्रेस जो है कि आपको कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा जो है कि आपको शुरू करने का निर्णय लिया। और इस बीच देश में अनेक भागों में किसानों में असंतोष की जो है कि आपको लहर फैल चुकी थी, है ना। विश्वव्यापी जो है कि आपको मंदी के कारण किसान उपजों का दाम जो है कि आपको गिर गया था। जितना उपज हो रहा था ना, उसके हिसाब से दाम भी जो है कि फसल का नहीं मिल रहा था। लगान और मालगुजारी का बोझ बहुत ज्यादा जो है कि बढ़ गया था। अब जो चीज का सामान उत्पादन हो रहा है उसका दाम ही नहीं है, और लगान मालगुजारी का दाम जो है कि बढ़ जा रहा है। मतलब लगान सरकार ज्यादा वसूल रही है, मालगुजारी ज्यादा वसूल रही है, जो असहनीय था। मतलब ये सहने लायक जो है कि आपको नहीं था। आगे देखिएगा, अप्रैल 1934 में महात्मा गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित जो है कि आपको कर दिया। यहाँ पर भी जो है कि आपको क्या होगा, बंद जो है कि आपको हो जाएगा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, उसके बाद होगा कम्युनल अवार्ड, है ना। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा जो है कि कब किया जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा 1932 में जो है कि आपको किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है कि आपको किया जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को, है ना, विभिन्न जो है कि आपको संप्रदायों के लिए, विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक क्या जारी करता है, सांप्रदायिक पंचांग जारी करता है, जिसे ही सांप्रदायिक जो है कि आपको पंचांग जो है कि आपको कहा गया। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विधानमंडल में कुछ सीट क्या कर दिया गया, कुछ सीट जो है कि आपको आरक्षित जो है कि आपको कर दी गई। मतलब उसके लिए कुछ सीटों को आरक्षण जो है कि रख दिया गया कि उस पर जो भी लड़ेगा वही जो है कि समुदाय से लड़ सकता है। जिसका सदस्य का चुनाव जो है कि आपको पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है कि आपको किया जाना था, ये बात जो है कि आपको कर दिया गया। इसके बाद ई जब होता है ना, कम्युनल अवार्ड होता है, सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा होता है, तो महात्मा गांधी और ज्यादा जो है कि आपको क्या होते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं। उसके बाद होगा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट की बात करेंगे 20 सितंबर 1900, कब का है 20 सितंबर 1932 को जो है कि आपको होता है। कहीं कहीं 24 सितंबर भी दिया, इस बात को भी याद रखिएगा, है ना। 24 सितंबर वही देता है सर, 24 सितंबर देता है। हाँ 24 सितंबर भी जो है कि आपको दिया है, ठीक ना। 24 से कर देते हैं, तब हटाइए लाइए, 24 सितंबर 1932, 24 यहाँ भी। दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा जो है कि आपको दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा जेल में, महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में, कौन सा जेल में, यरवदा जेल में जो है कि आपको 24 सितंबर 1932 को क्या कर दिया, 24 सितंबर 1932 को आम्र अनशन जो है कि आपको शुरू कर दिया। भूख हड़ताल पर जो है कि कौन चल जाते हैं, भूख हड़ताल पर चल जाते हैं महात्मा गांधी जो है कि चल जाते हैं। कौन से जेल में जाते हैं भूख हड़ताल पे, यरवदा जेल में जो है कि आपको जाते हैं, पुणे के यरवदा जेल में जो है कि आपको जाते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिएगा, यहाँ से ये अगला जो लाइन है, यहाँ से सवाल भरपूर मात्रा में बनता है। पहला सवाल ये बनेगा कि मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, है ना, सी राजगोपालाचारी आदि नेताओं के प्रयासों से 1932 में गांधी और दलित नेता किसके बीच मध्य जो है कि समझौता होता है,
अंबेडकर के मध्य जो है कि आपको समझौता जो है कि आपको होता है। और इसी समझौता को हम लोग किस समझौता के नाम से जानते हैं? इसी समझौता को हम लोग जानते हैं पूना पैक्ट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। देखिए सहयोग में कौन कौन नेता आया है सामने? मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास जो है कि आपको, है ना, उसके बाद सी राजगोपालाचारी नेताओं के प्रयासों से गांधी और अंबेडकर के बीच में जो है कि आपको क्या होता है? एक बैठक बैठता है और इसी बैठक को हम लोग कहते हैं पूना पैक्ट जो है कि आपको कहते हैं। इस समझौता में पृथक निर्वाचक व्यवस्था को समाप्त जो है कि आपको कर दिया गया और विभिन्न जो है कि प्रांतों के विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर कितना कर दी गई? 71 से बढ़ाकर 147 जो है कि आपको आरक्षित जो है कि आपको कर दिया गया। मतलब कहना था कि दलित नेता अंबेडकर का कहना था कि हमको अगर कहीं मिले ना तो एक जगह से सारा का सारा सीट मिले। महात्मा गांधी का कहना था कि एक जगह से नहीं मिलेगा, भारत के विभिन्न प्रांतों से जो है कि तुमको दिया जाएगा, है ना, विभिन्न प्रांतों से दिया जाएगा। इसीलिए अभी भी देखिएगा तो हर एक जगह जो है कि एससी नहीं है, विभिन्न प्रांतों में विभिन्न जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्षेत्र में ये एससी का आरक्षण जो है कि आपको दिया जा रहा है ना। एक जगह अगर दे देता ना तो आगे चलकर वो जो है कि आपको बहुलताय समाज हो जाता है और आगे चलकर वो अलग देश की भी मांग कर देता। इसीलिए जो है कि गांधी जी इसके लिए जो है कि आपको तैयार नहीं थे। 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 147 कर दिया गया। ये भी सवाल पूछा हुआ है। तथा केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या जो है कि आपको कितना % की बढ़ोतरी कर दी गई? सुरक्षित सीटों में 18% की जो है कि आपको क्या कर दिया गया? बढ़ोतरी जो है कि आपको कर दिया गया। आगे आते हैं, जैसे ही ये गांधी जी जो है कि आपको करते हैं, उसके बाद गांधी जी हरिजनों के लिए उत्थान के लिए कुछ कार्यक्रम जो है कि शुरू करते हैं, कुछ कुछ चीज जो है कि आपको करते हैं। गांधी तरफ से मदन मोहन मालवीय साइन किए थे का ध्यान तो नहीं आ रहा हमको। हाँ, मदन मोहन मालवीय। अगर सिग्नेचर की बात करेगा, सिग्नेचर कौन किया? सिग्नेचर किए मदन मोहन मालवीय, है ना, सिग्नेचर किए उस पर। महात्मा गांधी नहीं ना किए थे सर? नहीं, महात्मा गांधी नहीं किए थे, है ना, मदन मोहन मालवीय सिग्नेचर किए, है ना। सिग्नेचर जो पूना पैक्ट पर, एक तरफ अंबेडकर का सिग्नेचर है, एक तरफ मदन मोहन मालवीय का सिग्नेचर, है ना। सिग्नेचर जो है कि आपको होगा, क्योंकि बड़ा नेता वही जो है कि उस समय के हिसाब से, इसीलिए। ठीक। गांधी जी और हरिजन उत्थान की बात करेंगे। देखिएगा गांधी जी और हरिजन उत्थान के बारे में क्या क्या करते हैं। महात्मा गांधी जो है कि आपको हरिजन शब्द जो है कि आपको देते थे। पूछेगा हरिजन शब्द ये किसके द्वारा दिया गया? हरिजन शब्द तो ये दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरिजन जो शब्द है यह किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। पूना समझौता के बाद महात्मा गांधी की रुचि जो है कि अस्पृश्यता विरोधी जो है कि आंदोलन के प्रति अधिक हो गई और इस समय उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये भी किया गया किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है कि आपको किया गया। आगे देखते हैं, सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किया। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और एक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका को जो है कि आपको प्रकाशन हुआ, जिस साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम था? हरिजन जो है कि आपको नाम था, हरिजन जो है कि आपको नाम था। इसका प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको किया गया। आगे चलते हैं, 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी ने वर्धा से जो है कि आपको कौन सी यात्रा की शुरुआत किया? हरिजन यात्रा की शुरुआत की। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हरिजन यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब और कहां से किया था? तो महात्मा गांधी ने 1933 में कहां से किया है? वर्धा से जो है कि आपको शुरुआत जो है कि आपको किया। ठीक, उसके बाद आते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब का होगा? 1932 का जो है कि आपको होगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन में क्या कांग्रेस भाग लेगी? कांग्रेस इस सम्मेलन में हिस्सा जो है कि आपको नहीं लेती। इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती। 1932 को जो है कि आपको सम्मेलन के, है ना, समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जो है कि आपको जारी किया गया और श्वेत पत्र पर विचार हेतु लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश जो है कि आपको संसद की एक संयुक्त जो है कि आपको समिति का गठन किया गया और इस समिति का रिपोर्ट के आधार पर, है ना, सैमुअल होड द्वारा भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद में जो है कि आपको क्या हुआ? ब्रिटिश संसद में ये बिल को पेश जो है कि आपको किया गया। इसी पर ब्रिटिश सम्राट ने अगस्त 1935 में इस विधेयक पर अपनी जो है कि सहमति दे दी और यह विधेयक कौन सा नियम से आया बनकर? यही विधेयक आया भारत शासन अधिनियम 1935 के नियम से बनकर जो है कि आपको जाना जाता है, यह आता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्या है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में जरा सुनिएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी वर्ष 1934 ईस्वी में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा दल, बहुत बड़ा एक भाग कांग्रेस के भीतर ही समाजवादी विचारधाराओं को प्रचार प्रसार करने के लिए एक अलग जो है कि दल का गठन करता है, जिस दल का क्या नाम है? जिस दल का नाम है कांग्रेस
समाजवादी जो है कि आपको पार्टी होता है। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में समाजवाद का लक्ष्य जो है कि आपको रखा गया था और विश्व में फांसीवाद तथा प्रक्रियावाद के विरुद्ध जो है कि आपको रहते हुए संघर्ष के प्रयोजन से भारतीय संघर्ष को केंद्रित रखने के लिए जो है कि आपको रखा गया था और नेहरू ने यह प्रस्ताव को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में क्या कर दिया, अस्वीकार जो है कि आपको कर दिया, स्वीकार जो है कि आपको नहीं हुआ था। उसके बाद होता है 1935 के एक्ट के तहत जो है कि आपको कब होगा चुनाव, 1937 में जो है कि आपको चुनाव होगा। कब होगा, 1935 के एक्ट के तहत 1937 में जो है कि आपको चुनाव किया जाएगा, प्रांतीय चुनाव या मंत्रिमंडल का गठन जो है कि आपको किया जाएगा। 1936 के लखनऊ और फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के बाद जो है कि आपको कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन में सभी गुट जो है कि आपको चुनाव में हिस्सा लेने के लिए क्या हो गए, सभी गुट चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए कि बोला कि अब चुनाव होगा, सभी लोग अपना अपना भाग लीजिए। भाग लेने के लिए सभी लोग जो है कि आपको तैयार हो गए। जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में अपनी प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में जो है कि पूर्ण बहुमत जो है कि प्राप्त किया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 11 में से कितना प्रांत में पूर्ण बहुमत जो है कि प्राप्त किया है, तो 5 में प्राप्त किया है। लेकिन पूछेगा कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाया, तो सरकार बनाएगा 8 प्रांतों में। कितना में, 8 में। 8 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत, 5 में तो पूर्ण बहुमत हो गया। अब 3 में मिली जुली, मतलब कि किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बना लेगा। मतलब टोटल कितने जगह सरकार बनेगा कांग्रेस का, 8 जगह जो है कि आपको सरकार बनेगा। क्लियर है, 8 जगह। बोलेगा कि 3 जगह, अब कितना, 11 में से 8 को बन गया ना, कितना बचा, 3 को बचा, 3 को, कितना बचा, 3 को जो है कि बचा। 3 को जहां जहां सरकार कांग्रेस का नहीं बन पाया, उस जगह के बारे में चर्चा करेंगे जहां जहां कांग्रेस का 3 जगह सरकार नहीं बन पाया। एक था बंगाल, एक था पंजाब और एक था सिंध। कौन कौन 3 को हो गया, पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, सिंध हो गया। बंगाल हो गया, पंजाब हो गया और कौन हो गया, एक हो गया सिंध जो है कि आपको हो गया। कौन हो गया, बंगाल, पंजाब और सिंध। यहाँ पर क्या कांग्रेस की सरकार बनती है, यहाँ पर कांग्रेस की नहीं सरकार जो बना है कि था। आपको नहीं बनती, नहीं बनी। ठीक है, लिख देते हैं साइड में, लिख दें। ठीक है, सरकार नहीं बना, कौन कौन था, बंगाल था, पंजाब, सिंध था और पंजाब था। सिंध के क्षेत्र में जो है कि आपको सरकार। टोटल देखिए, टोटल चुनाव कितना पे हुआ, 11, चुनाव हुआ 11 11 पे। 11 पर में से जो है कि आपको कांग्रेस जो है कि पूर्ण विजेता कितना पे रही, 5 गो पे। 5 पर। अब 3 नंबर पर मिली जुली सरकार बनी, मतलब कांग्रेस कितना पे बना लिया, 8 जगह सरकार बना लिया। 8 जगह, 3 जगह जो सरकार नहीं बना वो लिस्ट ये है। 3 जगह जो सरकार नहीं बना वो लिस्ट कौन है, ये वाला लिस्ट है जहां पर सरकार नहीं बनता है। ठीक ना, कौन कौन हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया और सिंध जो है कि आपको हो गया। बंगाल हो गया, पंजाब हो गया और सिंध हो गया। यहाँ से एक सवाल पूछता है कि बंगाल में किस पार्टी की सरकार बनती है, कृषक पार्टी की सरकार बनती है, कृषक पार्टी की सरकार बनती है। और पंजाब और सिंध में जो है कि आपको मुस्लिम लीग की जो है कि आपको सरकार जो है कि आपको बनती है। ठीक है, अब जरा सुनिए। अब यहाँ पर हाँ क्या बोले, अच्छा यहाँ पर सहयोगी दल के रूप में जो है कि आपको रहता है सहयोग, कृषक प्रजा पार्टी या प्लस सहयोगी दल के रूप में यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है कि आपको रहता है। ठीक ना, मुस्लिम लीग रहता है। अब सुनिएगा, 8 जगह जहां सरकार बनी, क्या बना, 8 जगह जहां सरकार बनी। पहला सुनिएगा, पहला है आपका बॉम्बे, बॉम्बे में सरकार बनती। दूसरा आपका है मद्रास, तीसरा है आपका बिहार, चौथा है आपका संयुक्त प्रांत, 5वां है आपका मध्य प्रांत, 6ठा है क्या बोले उड़ीसा, उड़ीसा जो है कि आपको 6ठा था। 7वां की बात करेंगे, 7वां जो है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पश्चिमी सीमा प्रांत है ना। और 8वां लास्ट जो है कि आपको होगा असम के क्षेत्र में, असम। ये 8 जगह जो है कि कांग्रेस सरकार बनाता है ना। सर एक चीज सुनिए ना, ये जो संयुक्त प्रांत है, मध्य प्रांत है, उत्तर पश्चिमी प्रांत है, तो इन लोगों का संयुक्त प्रांत का पहले एरिया बताइए नहीं, कौन कौन होगा। उत्तर प्रदेश वाला संयुक्त प्रांत जो है कि आपको होगा, मध्य प्रांत में, मध्य प्रांत वाला में उत्तर प्रदेश का एरिया काट लीजिए, उधर मध्य प्रदेश का एरिया जो है कि काट लीजिए, छत्तीसगढ़ का एरिया, ये सब काट के जो है कि मध्य प्रांत जो है कि आपको था।
ये है ना? उत्तर जो पश्चिमी दिशा नीचे लिखे 8-7 नंबर पे, इसकी कौन एरिया था? उत्तर पश्चिम है ना, तो उत्तर पश्चिम का इलाका देखिए ना कौन कौन है। उत्तर पश्चिम भारत की तरफ चलिएगा तो उत्तर पश्चिम में यही हो जाएगा, है ना। उत्तर पश्चिम में राजस्थान वाला क्षेत्र को काटना पड़ेगा, हाँ, हरियाणा गुजरात वाला क्षेत्र को काटना पड़ेगा, गुजरात पंजाब वाला वाला क्षेत्र होगा, पंजाब से नेता थे ना, पंजाब से होगा। अच्छा, पंजाब तो अलग क्षेत्र है, पंजाब में सरकार नहीं बना है, तो पंजाब अलग का है, क्षेत्र वही अलग तो है पूछ रहे थे है ना। जी सर। पंजाब का क्षेत्र अलग, पंजाब तो अलग ही वहाँ तो क्षेत्र है। सरकार बना ही नहीं। वहां तो सरकार नहीं बना। 8-3-11 को प्रांत तो लिखिए दिए टोटल, जहाँ सरकार बन गया वो भी लिख दिया, जहाँ नहीं तो बना वो भी संयुक्त लिख दिया, प्रांत दोनों लिख दिया। सर उत्तर प्रदेश था सर, हाँ, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश है ना। ये मध्य वाला मध्य वाला उत्तर प्रदेश का काट लीजिए, मध्य प्रदेश का काट लीजिए, छत्तीसगढ़ वाला, ये सब जो है कि आपको मध्य छोटा छोटा प्रांत के एरिया रूप था में। नहीं सर? तो उस समय राज्य सब पश्चिमी थोड़ी ना थे, देखा राज्य सब का फॉर्मेशन तो 1960 में जो है कि आपको देखिएगा तो हुआ है। ये कब का बात जी, चल रहा है? जी। 1935 का बात चल रहा है ना, सर ये है बोल ना। रहे हैं सर। उस समय राज्य का एरिया थोड़ी ना था, है ना। 25 साल का डिफरेंट होगा सर जी, तो सर पढ़ाई। इतना थोड़ी ना है। चलिए, ये लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते आगे। ये नहीं हाँ, लिखा रोक होगा देंगे नोट सर, में, रोक हम देंगे। अलग से बता दिए, है ना। चलिए सर, आगे चलिए। हो गया सर, पढ़ाइए। आगे चलिए, आगे क्या बोलता है कि क्या हुआ, नहीं ले पाए? नहीं, हटा दिए आप। लीजिए जल्दी से, कहाँ आया सर? आ गया, देखिए ना। हाँ, हो गया। चलिए आगे चलता है। आगे तो क्या बोलता है कि 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में कांग्रेस ने क्या प्राप्त किया? पूर्ण बहुमत जो है कि आपको प्राप्त किया। क्या किया? पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बोलता है कि बंबई, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जो है कि सबसे बड़ा दल के रूप में क्या हुआ? सबसे बड़ा दल के रूप में जो है कि आपको उभरा। और केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में जो है कि कांग्रेस कहां से जो है कि बहुमत से जो है कि आपको वंचित रह गया, जहां पर सरकार जो है कि आपको नहीं बन पाता है, कांग्रेस का नहीं बन पाता है। 1937 के कांग्रेस ने मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई, उड़ीसा में अपनी सरकार गठन करने के बाद पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत असम में भी, है ना, कांग्रेस के मंत्रिमंडल जो है कि आपको बनाए। इसी तरह जो है कि कांग्रेस कुल कितने प्रांतों में सरकार बना पाया? कांग्रेस अपने कुल 8 प्रांतों में जो है कि आपको सरकार जो है कि आपको बना पाया। इसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति जो है कि आपको नियुक्ति जो है कि आपको करता है, और इसी के माध्यम से कांग्रेस सरकार ने योजनाओं का जो है कि आपको विकास में हाथ जो है कि बटाने का क्या किया? हाथ बटाने का जो है कि आपको प्रयास जो है कि आपको किया। अब आइए, कौन सा संकट है? अब आइए, त्रिपुरी संकट है। कौन सा संकट है? त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट की बात करेंगे, कब होगा त्रिपुरी संकट? 1939 में जो है कि आपको त्रिपुरी संकट देखना। हरिपुरा होगा 1938 में, त्रिपुरी कब का है? 1939 का है, ठीक ना। त्रिपुरी 1939 का है। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। लिखा है क्या? 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के वार्षिक अधिवेशन में जो है कि आपको सुभाष चंद्र बोस किसके लिए चुन लिए गए? सुभाष चंद्र बोस जो है कि आपको अध्यक्ष पद के लिए जो है कि आपको चुन लिए गए, है ना। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जो है कि आपको चुनाव हो गया 1938 में हरिपुरा में। 1939 में त्रिपुरी जो है कि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और दूसरी ओर से जो है कि आपको दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बने। वही गांधी जी का पसंदीदा उम्मीदवार कौन था? पट्टाभी सीतारमैया। कौन था? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया इसमें जो है कि आपको क्या हो जाते हैं? चुनाव हार जाते हैं। क्या होते हैं? चुनाव जो है कि आपको हार जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। परास्त कर दिया, और दूसरी बार अध्यक्ष के लिए फिर से कौन चुन लिया गया? दूसरी बार अध्यक्ष के लिए फिर से जो है कि आपको सुभाष चंद्र बोस को जो है कि आपको चुन लिया गया। इस प्रकार जो है कि आपको इस हार से गांधी जी जो है कि आपको व्यक्तिगत जो है कि अपना हार बताने लगे कि ये वो पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, या किसकी हार है? ये गांधी की हार है, हाँ ना। गांधी की हार जो है कि आपको होने वाला है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या दे दिया? इसी हार के कारण जो है कि आपको जीता। उसके बाद महात्मा गांधी से खटपट हुआ, उसके बाद ये इस्तीफा जो है कि आपको देते हैं। और जब इस्तीफा देते हैं, उनके जगह पर बाकी समय के लिए कौन अध्यक्षता करता है? तो बाकी समय के लिए करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि बाकी समय के लिए जो है कि आपको अध्यक्षता जो है कि आपको करते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कौन से ब्लॉक की स्थापना किया गया? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कि आपको किया है 1939 में जो है कि आपको किए। अब अगला कौन सा? अगस्त प्रस्ताव है। कौन प्रस्ताव है? अगस्त प्रस्ताव जो है कि आपको होगा। आइए अगस्त प्रस्ताव पर आते हैं। अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे। हाँ, यहीं से बर्मा चले जाते थे क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक के हाँ, इसके बाद जो है कि आपको निकलेंगे, है ना।
41 की 42 में जो है कि आपको यहाँ से भागेंगे, है ना, भागेंगे। अच्छा अच्छा। आगे चलते हैं। 8 अगस्त 1940 को कौन सा प्रस्ताव आता है? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव जो है कि आपको आता है। सुनिएगा, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव, छोटका डेट भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। आइएगा, क्या बोलता है सुनिएगा। बोल रहा है कि कांग्रेस के मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1940 में कहा हुआ था? कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1940 वाला रामगढ़ बिहार में जो है कि आपको आयोजित हुआ था। इस समय अध्यक्ष कौन थे 40 वाले में? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। अबुल तो बिल्कुल कलाम सही, आजाद अबुल थे। कलाम आजाद जो है कि आपको क्या थे, इसके अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि आपको कर रहे थे। इसमें ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि केंद्र में अंतरिम जो है कि सरकार की गठन जो है कि आपको किया जाए। केंद्र में कैसा सरकार होना चाहिए? अंतरिम सरकार का गठन जो है कि आपको किया जाना चाहिए, लेकिन यह बात को नहीं मानता है। लॉर्ड लिनलिथगो जो है कि बोलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस को सहयोग प्राप्त करने के लिए जो है कि आपको उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखता है, और इसी प्रस्ताव को कौन सा प्रस्ताव कहते हैं? इसी प्रस्ताव को कहते हैं अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। मतलब ये सब बोल रहा है कि हमको सरकार गठन कीजिए, अंतरिम सरकार बनाइए। इधर जो है कि लिनलिथगो बोल रहा है कि नहीं नहीं, कि अभी रुक जाओ, कि अभी दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, इसमें तुम क्या करो, इसमें तुम पहले हमारा समर्थन जो है कि तो हमको दे दो, है ना। मतलब इसमें अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस से बिना पूछे हुए कांग्रेस को क्या कर देता है? यह भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक देता है ना। आप किसी से पूछिएगा ना कि हाँ आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, इसमें नहीं पूछता नहीं है, डायरेक्ट से जो है कि झोंक देता है ना। झोंक जो है कि आपको देता है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कि आपको झोंक देता है। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकता है, यही प्रस्ताव जो आता है, इसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। और देखिएगा आगे क्या होगा। कांग्रेस द्वारा अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। क्या हम लोग कहा जाएंगे दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए? तुम जाओ अपना, तुम्हारा काम जाने, हमारा तो आजादी का कार्यक्रम में अब हम लोग हाथ लगाएंगे, इसलिए हमको जो है कि सरकार का गठन करो, लेकिन ये नहीं करता है। तथा पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से क्या कर दिया गया? स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को भी क्या कर दिया? अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार जो है कि कर लिया। मतलब अगस्त प्रस्ताव जो आया ना, उसमें लिखा गया कि मुस्लिम लीग जो मांग रख रहा था कि पाकिस्तान एक हमको अलग सा एक देश चाहिए, उसके भी प्रस्ताव को यह अगस्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है। इसलिए मुस्लिम लीग भी क्या करता है? इस अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार जो है कि आपको नहीं करता है। अच्छा सर, भारतीय सदस्य जो थे कांग्रेस के, ये भी चाहते थे कि मतलब अगस्त प्रस्ताव पेश करे लिनलिथगो के समय, कि मतलब हम लोग का अलग बंटवारा हो जाए। नहीं, ये नहीं चाहते थे। तो होता 46 की घटना के बाद होगा। अभी तक तो महात्मा गांधी एरर लेंगे, 46 में महात्मा गांधी एरर लेंगे कि नहीं कोई विभाजन नहीं होगा। ये तो अंतिम केस बनता है कि देखता है कि अब नहीं उपाय है, तब जाके बांटना ही एगो लास्ट ऑप्शन दिखाई देता है, तब जाकर ये बांटता है। अभी तक बांटने की कोई बात यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन मुस्लिम लीग शुरू से चाह रहा था कि हम लोग क्या हो, हम लोग अलग हो जाए, बट के अलग हो जाए, है ना, बंटवारा हो। आइए, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग यहीं पर सब जो है कि कहानी होगा। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम की जो है कि एकता जो दृश्य जो है कि देखने को मिला, वह जो है कि अब सांप्रदायिक में जो है कि आपको क्या हो गया था? सांप्रदायिकता में जो है कि आपको बदल गया था। जहां असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एक थे, जहां खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एक थे, अब जाकर ये 1937 के आसपास में यह जाकर दोनों अलग अलग गुट में जो है कि आपको हो जाते हैं। ठीक है ना, ये सांप्रदायिकता का जो है कि आपको बदल जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या बोलता है कि मोहम्मद इकबाल को पढ़ाया जो है कि आपको मुसलमानों के लिए पृथक जो है कि आपको राष्ट्र का विचार जो है कि आपको प्रवर्तक माना जाता है। किसको माना जाता है? पृथक मुसलमान राष्ट्र के लिए मोहम्मद इकबाल को जो है कि आपको माना जाता है। सर्वप्रथम इस्लाम की भावनाओं से प्रेरित होकर मोहम्मद इकबाल ने 1930 में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, किसका? मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन कब का है? 1930 का है। 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने कौन से राष्ट्र का सिद्धांत दिया था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ, द्विराष्ट्र सिद्धांत का। तो यहाँ से भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने किया था। किसने? मोहम्मद इकबाल ने जो है कि आपको किया है। ठीक है, कब किया? 1930 में। मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ का अधिवेशन? इलाहाबाद का। हाँ, उस समय सब कॉमन था, भारत पाकिस्तान दोनों कॉमन था, तो इलाहाबाद में उस समय सेशन किया। ये कांग्रेस का सेशन नहीं है, किसका सेशन है? मुस्लिम लीग का सेशन है। किसका है? मुस्लिम लीग का सेशन। आगे देखिए, 1933 से 1935 के बीच कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का पढ़ने वाला एक छात्र था। उस छात्र का नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का पढ़ने वाला छात्र चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, नाम याद रखिएगा। चौधरी रहमत अली ने ही पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पाकिस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया?
चौधरी रहमत अली ने जो है कि आपको किया। इस प्रस्ताव की रूपरेखा जो है कि आपको रूपरेखा तैयार करने में किसका जो है क्या योगदान जाता है, तो इस फजलुल प्रस्ताव हक। को रूपरेखा फजलुल हक और सिकंदर हयात खान, ये दोनों नाम पूछा हुआ है ना। प्रस्ताव को तैयार करने में पाकिस्तान जो रूपरेखा तैयार हुआ था उसके तैयार करने में फजलुल हक का जाता है और सिकंदर हयात खान का क्या रहता है, अहम भूमिका जो है कि आपको रहता है। आइएगा 1940 में मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर संपन्न होता है, मुस्लिम लीग का वार्षिक लाहौर। अधिवेशन लाहौर में संपन्न होता है। कहाँ पर होता है, लाहौर में जो है कि आपको संपन्न जो है कि आपको होता है ना। इसमें पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित किया जाता है। तो पाकिस्तान के प्रस्ताव को कहाँ पर सबसे पहला बार पारित किया गया, कब के लाहौर ईस्वी में, अधिवेशन 1940 में। लाहौर अधिवेशन 1940 में जो है कि आपको पारित जो है कि आपको किया जाता है। और लाहौर अधिवेशन 1940 का कौन अध्यक्षता करता है, मुस्लिम लीग का अली जिन्ना। अली जिन्ना जो है कि आपको कर रहा होता है। आगे देखिएगा, आगे बोलता है कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहली बार आंशिक जो है कि मान्यता 1942 में जो है कि आपको कौन सा आंशिक मान्यता, पूर्ण रूप से मान्यता नहीं मिला, आंशिक मान्यता जो है कि किसमें मिला था, आंशिक मान्यता जो है कि आपको मिला था, है ना, क्रिप्स मिशन में जो है कि आपको मिला था। प्रस्तावों में व्याख्या किया गया था कि ब्रिटिश भारत का कोई राज्य आदि भारतीय गणराज्य से कोई अलग होना चाहता है तो उसे क्या है, उसे आजादी होने वाला है। मतलब क्रिप्स मिशन में यह बात कहा गया था कि अगर कोई राज्य भारत का है, अगर कोई राजवाड़ा भारत का है और उसको भारत नहीं पसंद है, वह भारत से अलग होना चाहता है, तो क्रिप्स मिशन में बोला गया कि वह स्वतंत्र रह सकता है, वो अलग रह सकता है। इसके लिए भारत उसको जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। जोर जबरदस्ती क्या नहीं करेगा, नहीं करेगा। यह बात पहली बार किसमें बोला गया, पहली बार बोला गया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आता है, 1942 में आता है। कब आता है, 1942 में आता है। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया, ये क्वेश्चन पूछा बिहार दरोगा। पाकिस्तान दिवस। पाकिस्तान दिवस जो है कि आपको मनाया था, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है कि 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा कौन सा दिवस पाकिस्तान दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया गया। अगला है सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब एक होता है। चीज बताइए, जैसे 1940 में आप बताए लाहौर में, मतलब जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में पाकिस्तान शब्द पेश किया गया बंटवारा के लिए, पारित किया, ठीक है। तो एगो 40 में रामगढ़ भी हुआ था ना सर, तो दोनों एक जगह मतलब। तो ये किसका है, मुस्लिम लीग का अधिवेशन है, रामगढ़ अच्छा। अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन है। दोनों में कांग्रेस अंतर नहीं का। लग रहा है, अलग अलग दोनों पार्टी है ना। ठीक है सर, दोनों ठीक अलग है। अलग पार्टी है तो अलग अलग स्थाने पर ना अपना अपना अधिवेशन करेगा। ये अधिवेशन कर रहा है जो है कि आपको इलाहाबाद में कर रहा है, और वो कर रहा है रामगढ़ बिहार में कर रहा है ना, अलग अलग पार्टी है ना। देखिएगा कौन सा सत्याग्रह है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह से छोटका डेट पूछता है, छोटका डेट नोट कर लीजिएगा, 17 अक्टूबर। कब का है, 17 अक्टूबर 1940 का है, 1940 का है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ है, 17 अक्टूबर 1940 को जो है कि आपको शुरू हुआ। सुनिएगा आगे, कांग्रेस के अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, कांग्रेस द्वारा कौन सा प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आता है, 1940 में आता है, 1940 में आता है। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और युद्ध में अपने आप को भारत क्या बोला, दूसरे विश्व युद्ध में हम अपने आप को क्या रखेंगे, अलग जो है कि आपको रखेंगे। अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है कि आपको किया जाता है। और यह विचारधारा, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत विचारधारा किसकी थी, कौन बोला कि हम, गांधी जो है कि आपको बोलता है कि हम लोग अलग रखेंगे, दूसरे विश्व युद्ध में भारत शामिल नहीं होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेगा, कहां से शुरू होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहां से, पवनार आश्रम से शुरू होता है। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से यह प्रारंभ होता है। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही के रूप में जो है कि बनते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन, विनोबा भावे। दूसरा कौन, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त, तीसरा ब्रह्मदत्त जो है कि आपको रहता है। आगे चलते हैं, इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। उसके बाद आएगा कौन सा प्रस्ताव आएगा, क्रिप्स प्रस्ताव जो है कि आपको आएगा। क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन की बात करेंगे, यह आएगा 23 मार्च को। कब आएगा क्रिप्स मिशन, 23 मार्च को, 23 मार्च 1942, 23 मार्च 1942 को जो है कि आपको आएगा। सुनिएगा क्या बोलता है, क्रिप्स मिशन में क्या क्या बात होती है उसके बारे में जरा सुन लीजिएगा। क्रिप्स मिशन में क्या क्या बात होती है,
क्रिप्स मिशन में कहा जाता है कि जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति, उस समय जो है कि जापान जो दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका को भी परेशान कर दिया था। इतना सा छोटा देश आपको दिख रहा होगा जापान, और वो अमेरिका को तबाह तबाह कर ले था। इसलिए अमेरिका जब पागल हुआ तो जापान पर कौन सा बम डाल दिया? परमाणु बम। परमाणु बम जो है कि आपको डाल दिया। कब कब डाला परमाणु बम? 6 अगस्त को, 9 अगस्त को, 9 अगस्त 9 अगस्त को। 6 अगस्त को कौन सा बम मारा था? लिटिल बॉय जो है कि मारा है। 9 अगस्त को फैटमैन मारा है। कौन मारा है? फैटमैन जो है कि आपको उसमें मारा है। प्रयोग किया गया था पहले सर यूरेनियम का, दूसरे प्लूटोनियम। यूरेनियम। देखिए तो उसमें जो भी होगा ना परमाणु बम, उसमें सब में जो है कि आपको क्या होगा? यूरेनियम ही होगा। ठीक ना? यूरेनियम का समझता नहीं क्या? यूरेनियम प्लूटोनियम दूसरे का में देता है सर, प्लूटोनियम था सर। प्लूटोनियम दूसरा में यूरेनियम दूसरा प्लूटोनियम। दूसरा प्लेटोनियम था सर, सही बोल रहे हैं। देता पहला है दूसरा। यूरेनियम और दूसरा जो है कि प्लूटोनियम जो है कि आपको रहता है ना? प्लूटोनियम का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। प्लूटोनियम का प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक। और याद देखिएगा, वो इतना ज्यादा अमेरिका को परेशान कर दिया कि अमेरिका लास्ट में जाकर फाइनली क्या मारता है? फाइनली जो है कि आपको बम जो है कि आपको मार देता है, उसको शांत कराने के लिए। अगर वो थोड़ा दिन और रुक जाता तो अमेरिका को परास्त कर देता है। ऐसा स्थिति में द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कि जापान रहता है। तो यहाँ पर क्या बोलता है क्रिप्स मिशन में? याद देखिएगा, जापान की लगातार बढ़ती हुई क्या है? जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति है। शक्ति क्या है? जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से प्रतिद्वंदी राष्ट्र, मतलब जो उसके विपक्ष में खड़ा राष्ट्र थे, वो क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। क्या हो गए थे? परेशान जो है कि आपको हो गए थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन आदि देश जो है कि ब्रिटेन पर जो है कि भारत को स्वतंत्र कराने का दबाव डाल रहे थे। मतलब अमेरिका बोल रहा था, ऑस्ट्रेलिया बोल रहा था, चीन जो है कि आपको बोल रहा था, और बाकी सारा देश बोल रहा था कि ब्रिटेन को बोल रहा था किसको स्वतंत्र कर दो? स्वतंत्र कर दो, तुम भारत को स्वतंत्र कर दो, है ना? स्वतंत्र कर दो। परिणाम स्वरूप जो है कि चर्चिल ने 11 मार्च 1942 ईस्वी को कौन सा मिशन को लॉन्च किया? घोषणा किया लॉन्च करने की। क्रिप्स मिशन को जो है कि आपको लॉन्च करने की घोषणा जो है कि आपको करते हैं। और घोषणा के बाद ये 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है कि आपको कहाँ पहुंचता है? क्रिप्स मिशन भारत पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? क्रिप्स मिशन भारत पहुंचता है। पूछेगा क्रिप्स मिशन जो आया था, 1 सदस्यीय था, 2 सदस्यीय था, 3 सदस्यीय था? बहुत लोग इसका आंसर 3 मारते हैं। 1 सदस्यीय कितना है? 1 सदस्यीय है, साफ साफ लिखा हुआ है। एकल प्रतिनिधित्व आया था। बहुत लोग 3 मारते हैं। 3 आएगा कौन? कैबिनेट मिशन। कौन आएगा? कैबिनेट आएगा, 3 आएगा। ठीक ना? यह क्रिप्स जो मिशन आएगा वो एकल सदस्यीय आएगा। एकल सदस्यीय जो है कि आपको आएगा। क्लियर है? उस समय जापान के पास परमाणु बम नहीं था जब अमेरिका नहीं किया। तब रहता तो पहले ही मार दिया रहता। वही तो हार का नहीं था, तभी मजबूर हो गया। आगे चलते हैं। अभी देखिए ईरान जो है कि आपको पागल हो गया है। बोल रहा है अमेरिका को जो करना है करो। अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है कि तुम हमसे क्या कर दो, तुम हमसे अब जो है कि अब बात कर लो। ईरान बोल रहा है कि बातें नहीं करेंगे, पहले अब खून का बदला खून लेंगे, उसके बाद तब बात करेंगे, है ना? पागल हो गया है। मोदी जी के द्वारा जो है कि संसद में भाषण दिया गया है कि अब जो लॉकडाउन लगा था उससे भी बड़ा लॉकडाउन हो सकता है ना? ईंधन की खपत, हाँ, कोरोना जैसा से बुरा हालात आने वाला है ना? ये बात जो है कि आपको बीजेपी गवर्नमेंट कल जो है कि संसद में बयान दे चुकी है अपना, कि सब के लिए तैयार रहिए, पहले से प्रिपेयर रहिए ताली बजाने के लिए, है ना? कभी भी कुछ भी हो सकता है ना? कभी भी कुछ भी जो है कि आपको हो सकता है। ठीक है? कोरोना से भी बदतर हालात आने, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? ईंधन खत्म हो जाएगा, पूरा जो है कि माल का क्राइसिस हो जाएगा, पूरा जो है कि स्टॉक बाजार गिर जाएगा। सब कुछ तो गिर रहा है। सोना का रेट देख रहे हैं क्या? 1 ड्रम से गिरा है सोना। कहाँ पर जो है कि 1,60,000 के अप्रोक्स में पहुंच गया था, अभी 1 लाख जो है कि आपको 23-24 हजार में आ गया। अभी एकदम रोज सोना का रेट जो है कि लगातार स्टॉक में जो है कि आपको थाली बजाने से सर खाना मिल ही जाएगा, तो क्या दिक्कत है? अच्छा, थाली बजाने से खाना तो मिल जाएगा। खाना जो है कि मिल जाएगा। ईंधन का स्रोत अपने पास बजाए थे ना, कोरोना टाइम में बजाए थे लोग ना। हम कहे कि ये बजाएंगे हम तो। चलिए सर आगे चलिए। लाल सलाम है ना? आगे आते हैं। एकल प्रतिनिधित्व के साथ जो है कि आपको क्या आया था? ये भारत जो है कि आपको आया था। क्रिप्स प्रस्ताव जब आया ना, तो उसमें कुछ कुछ मुख्य बात लिखा हुआ था। क्या क्या मुख्य बात इसका था? क्रिप्स प्रस्ताव अपने लेटर में क्या क्या लिखा था उसको जरा देखिएगा। सबसे पहला बोलता है कि क्रिप्स प्रस्ताव जब घोषणा हुआ तो क्रिप्स ने घोषणा किया कि भारत को ब्रिटिश नीति का उद्देश्य क्या बोलता है? क्रिप्स ने घोषणा किया कि भारत में ब्रिटेन नीति का उद्देश्य जो है कि आपको है कि जितना जल्द हो सके, संभव हो सके, भारत को क्या करना है?
भारत को स्वशासन की स्थापना जो है कि आपको कराना है। भारत के अंदर कैसा स्वशासन की स्थापना करवाना है, यह जो है कि आपको किस प्रस्ताव में बोला गया, क्रिप्स प्रस्ताव में बोला गया। अर्थात भारत युद्ध के बाद मतलब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा ना, तो भारत को कैसा स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, डोमेनियन स्टेट का दर्जा दिया, डोमेनियन स्टेट का दर्जा जो है कि आपको दिया जाएगा, ठीक ना। आगे बोलता है कि युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा, निर्माण नहीं किया जाएगा, प्रयत्न किया जाएगा, जिसे पूर्ण जो है कि उपनिवेश का दर्जा जो है कि आपको प्राप्त हो और उसे राष्ट्रकुल से अलग जो है कि आपको होने का क्या हो, राष्ट्रकूट से अलग होने का जो है कि आपको अधिकार हो। तीसरा बात बोला गया कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का क्या किया जाएगा, गठन जो है कि आपको किया जाएगा, है ना, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व हुए क्या होंगे, इसमें शामिल जो है कि आपको होंगे। चौथा बात बोल रहा है कि जो प्रांत सहमत नहीं होगा, क्रिप्स प्रस्ताव से जो प्रांत सहमत नहीं होगा या जो प्रांत चाहता है कि हमको भारत में नहीं रहना है, उसे अस्वीकार कर पूर्णता जो है कि आपको पूर्ववर्ती स्थिति में जो है कि आपको रह सकता है, मतलब वो आजादी चाहता था आजादी रह सकता है, या फिर वह पूर्णतः स्वतंत्र रहना चाहता है तो क्या हो सकता है, वह स्वतंत्र रह सकता है। ब्रिटिश सरकार पर कोई जो है कि आपत्ति नहीं जताएगी, मतलब वो ऐसा राज है कि हाँ कि अगर कहेगा कि हमको अलग होना है तो वो अलग रह सकता है, उस पर कोई जो है कि आपत्ति नहीं होगा। पांचवा बात क्या बोलता है कि भारतीय संविधान सभा एवं ब्रिटिश सरकार के बीच अल्पसंख्यकों के हितों में सुरक्षा, आश्वासन, प्रतिनिधित्व और विकास आदि को लेकर एक क्या हुआ, समझौता जो है कि आपको हुआ। ये सब बात अपना क्रिप्स प्रस्ताव में ये लिख के जो है कि आपको लाया था। लेकिन सुनिएगा, अंततः क्रिप्स की भारतीय नेताओं से बातचीत क्या हो गई, बातचीत असफल हो गई। भारतीय नेता इस सब बातों को माना ही नहीं, है ना, माना ही नहीं, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की जगह किसका बात कहा गया था, पूर्ण स्वाधीनता की जगह कहा गया था डोमेनियन स्टेट की बात कहा गया था। इसलिए भारतीय लोग इसको स्वीकार नहीं किए, बोले कि इसका वैलिडिटी खत्म हो गया, टाइम पीरियड इसका समाप्त जो है कि आपको हो चुका है। संविधान सभा में रियासतों के शासकों द्वारा जो है कि नामांकित लोगों की मौजूदगी तथा भारत के संभावित जो है कि आपको विभाजन जो है कि पर कड़ी जो है कि आपको क्या थी, कड़ी आपत्ति थी। इसमें तो ये बोला गया था कि जो अगर स्वतंत्र रहना चाहता है वो स्वतंत्र रह सकता है, बोला गया था ना इसमें। तो ऐसा तो कल हो के अब कहीं जो है कि अब कोई भी राज्य बोलता तो उसको स्वतंत्र छोड़ना पड़ता। इसका भी जो है कि भारत के लोगों पर गहरी दोष जो है कि आपको रोष रहता है कि ऐसा कैसे हो जाएगा। आज हम बोलेंगे तो हमको स्वतंत्र छोड़ देगा, कल दो चार गो और जाके बोलेगा तो उसको भी स्वतंत्र छोड़ देंगे, तो कैसे ही काम चलेगा। इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, इसलिए इसको समाप्त कर, इसको मानता नहीं है कोई, है ना, क्रिप्स प्रस्ताव को खारिज कर देता है ना, खारिज हो जाता है। देखिएगा, महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांक चेक कहा है, ये पोस्ट डेटेड चेक कहा है। बहुत बार, हजारों बार क्वेश्चन जो है कि पूछा हुआ है कि ये पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स प्रस्ताव को किसने कहा है, तो क्रिप्स प्रस्ताव को कौन कहा है, महात्मा गांधी जो है कि आपको कहेंगे उत्तर दिनांक चेक, है ना। और यह एक ऐसा बैंक है जो डूबने वाला है, ये भी बात किसने कहा है, ये भी बात जो है कि महात्मा गांधी ने जो है कि आपको कहा है ना, महात्मा गांधी ने कहा। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, अभी आगे पढ़ रहे हैं उसका बात। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि जब मैंने इस प्रस्ताव को पढ़ा तो बुरी तरीका से क्या हो गया, बुरी तरीका से मायूस जो है कि आपको हो गया, क्या हो गया, बुरी तरीका से मायूस हो गया। यह किसने कहा क्रिप्स प्रस्ताव के पढ़ने के बाद, सॉरी किसका नाम है, जवाहरलाल नेहरू का जो है कि आपको नाम आएगा। अब आइएगा, अब जो शुरू होगा क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के बाद, अब शुरू होगा मेन, है ना, मेन शुरू होगा कौन सा आंदोलन, मेन होगा भारत छोड़ो आंदोलन। आइए, भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी के क्रम में हम लोग घुस चुके हैं, आजादी के क्रम में घुस चुके हैं, भारत छोड़ो आंदोलन पे आइएगा। सुनिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में क्या बोलता है। भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरता और लड़ाकूपन का क्या था, अद्वितीय मिसाल था। आ रहा बात समझ में, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम का वीरता, मतलब जितना ज्यादा वीरता हो दिखा दीजिए, लड़ाकूपन का अद्वितीय जो है कि आपको मिसाल था, जिसके कारण ब्रिटिश शासन की नींव जो है कि आपको उखाड़ कर या हिलाकर जो है कि आपको रख दिया था, यह भारत छोड़ो आंदोलन। इससे पहले जितना भी सारा आंदोलन हुआ है सबको ब्रिटिश सरकार दबा दिया है, लेकिन यह एक ऐसा आंदोलन होगा कि ब्रिटेन दबाते दबाते भी इसको दबा नहीं पाएगा और इसके साथ साथ भारत आजाद हो जाएगा। सुनते जाइएगा। अब क्या बोलता है, अगला क्या बोलता है, क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के बाद, जब क्रिप्स मिशन को हम लोग नहीं मानते हैं, भारतीय लोग जब नहीं मानता है, तो क्रिप्स मिशन क्या होता है, वापस लौट जाता है। क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के दौरान महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव को तैयार किया जिसे अंग्रेजों से तुरंत जो है कि भारत छोड़ने तथा जापान पर
आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का क्या किया, आह्वान किया। मतलब एक प्रस्ताव तैयार किए महात्मा गांधी, किसके जाने के बाद, क्रिप्स मिशन के जाने के बाद, प्रस्ताव है के ना। जाने के बाद, हाँ। हाँ, जाने के बाद क्या बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी हो सके, जितना हो सके जल्दी भारत छोड़ दो। कौन छोड़ दो? भारत, ब्रिटिश अंग्रेज सरकार भारत भारत छोड़ छोड़ दो। दो। हाँ, अंग्रेज भारत छोड़ दो। और दूसरा बात यह कहा गया कि जापान में कुछ भारतीय लोग हैं, उन पर जो है कि जो तुम लोग कार्रवाई कर रहे हो, हार रहे हो ना, तो उनको भी छोड़ देना तुम लोग। उन पर जो है कि क्या होना, उन पर जो है कि थोड़ा सा संयम बना कर रखना। ये भी बात जो है कि आपको, दोनों बात जो है कि आपको महात्मा गांधी कहते हैं, ठीक ना, कहते हैं। क्योंकि उस समय कौन सा विश्व युद्ध चल रहा है? दूसरा चल ही रहा है ना उस समय। जी सर, दूसरा विश्व युद्ध जो है कि आपको चल रहा है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा, कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने कहा था कि मैं एक, मुट्ठी भर बालू। यहाँ थोड़ी बात बोले थे, तो सविनय एक हाँ। आंदोलन तो बोले थे। कराची में बोले थे, हाँ? नहीं बोले थे सर, कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। ना, कराची अधिवेशन का नहीं बात होगा, यहीं का बात होगा, है ना। वहाँ तो कराची बोले थे नहीं सर बोले कि थे। गांधी मार्शल का गांधीवाद नहीं, वही कराची ना। नहीं सर, वहां पे क्या बोलते हैं जो उसमें हुआ था सर, सविनय विवेक आंदोलन में जहाँ दांडी गए थे, वहां से बोले थे शायद ही। रुकिए तो नमक फिर उठाते देखने सर, दीजिए, नमक वाला देखिए ना सर, जहाँ नमक उठाए। देख लीजिए सर। रुकिए देखते हैं। ये तो तीसरा बार नोट्स पढ़ रहे हैं, पहला बार अप्रोच हुआ है प्रश्न पर। जहां जहां अप्रोच है वहां पर बुक में, मेरा कॉपी में टिक लगा हुआ है। रुकिए देखते हैं फिर इसको। देख लीजिए, 2 बार ध्यान नहीं होगा, तीसरा बार होगा। हाँ, देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बंबई बैठक अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन में शुरुआत के दौरान यह प्रसिद्ध चुनौती दे दिया कि कहा कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। ठीक तो है, जी। कहाँ कोई दिक्कत है जी, है ना, सही है। तो अब कहाँ से देख लिए? दिखाइए अगर सर, यहाँ तो सही आप भी दिखाइए। यहाँ बोले थे ये बात। हाँ, तो देखिए ना, अभी हम तो निकाल भी देख के आपको भेज रहे हैं ग्रुप में, रुक जाइए 1 मिनट, दिखाता है। वही है, सही बात सोर्स है तो ये। अब है सर, आप भी डालिए। नहीं, हमको याद, हम सोच नहीं रखते। सर 1942 में दे रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, तो बोल रहे हैं तो उस समय हाँ, से तो तो सर कह रहे हैं कि बोलिए नहीं ना। दे रहा। ठीक है बोल रहे हैं। एक बार ये वो ज्ञान बिंदु का सेट बना रहे थे, उसमें भी आया था, आपसे पूछे थे ना सर। देखिए चला गया ग्रुप में, चेक कीजिए। डाले हैं सर, दिया है। जी सर। क्या लिखा है? 1942 लिखा है। जी सर, 8 अगस्त 1942 देश की 8 अगस्त को जो है कि आपको हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। घोषणा हुआ था उस दिन, 9 अगस्त को, तो चलिए एक आगे। ले लो 0 आवर। ठीक है सर, ठीक हाँ, है। तो वैसे दिन से शुरुआत में मेन मानिएगा 8 अगस्त ना, 8 अगस्त के मध्यरात्रि या 9 अगस्त को जो है कि आपको कांग्रेस के जो है कि बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है ऑपरेशन 0 आवर के तहत। आगे आ ही रहा है सब कुछ, तो अभी क्या ही टेंशन है, आगे सब आ ही रहा है, आइएगा। क्या बोलता है कि कांग्रेस कार्य जो है कि आपको समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक जो है कि आपको बुलाई, और इस संघर्ष का निर्णय को क्या कर लिया गया, संघर्ष के निर्णय को स्वीकार कर लिया गया कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब क्या करना होगा, हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाकर अब स्वीकार जो है कि आपको हो पाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैठक जो है कि आपको ग्वालियर टैंक मैदान में होता है। कब होता है ग्वालियर टैंक मैदान में? 8 8 अगस्त अगस्त 1942 को होता है। और इसी बैठक में अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव को क्या कर लिया जाता है, अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव को पारित जो है कि आपको कर लिया जाता है, पारित कर लिया जाता है। सुनिएगा आगे, और घोषणा क्या क्या होता है, घोषणा की बात सुनिएगा। घोषणा इस बैठक में क्या क्या किया जाता है। पहला घोषणा तो ये होता है कि भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत जो है कि आपको क्या करना चाहिए, ब्रिटिश का जो शासन चल रहा है उसको तुरंत जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको कर देना चाहिए। दूसरा बात बोलता है कि अंग्रेजों की वापसी के बाद कुछ समय, अंग्रेजों जब वापस चले जाएंगे अपने घर, तो उसके बाद कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार का स्थापना किया जाना चाहिए। अस्थायी सरकार की हम लोग जब तक स्टेबल नहीं हो जाते तब तक ये सरकार चलाएगी, और जैसे ही स्टेबल हो जाएंगे वैसे ही क्या करवा लेंगे हम लोग, चुनाव जो है कि आपको करवा लेंगे, है ना। दूसरा बात ये लिखा गया। तीसरा बात ये बोला गया कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है कि आपको क्या हो,
असहयोग का जो है कि आपको समर्थन जो है कि आपको दिया जाए, मतलब उसमें सहयोग नहीं करना, हम लोग को असहयोग करना है, ठीक ना। चौथा बात बोला गया, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेता जो है कि आपको घोषित किया गया। तो पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन का नेता किसको घोषित किया गया? तो गांधी भारत जी। छोड़ो आंदोलन का नेता महात्मा किया गांधी गया को। महात्मा गांधी को जो है कि आपको भारत छोड़ो आंदोलन का नेता जो है कि आपको घोषित कर दिया गया। आगे क्या बोलता है कि सरकारी सेवकों को सरकारी जो है कि सेवक नौकरी न छोड़े, परंतु कांग्रेस के प्रति अपना क्या रखें, अपना निष्ठा जो है कि आपको रखने की घोषणा जो है कि आपको करते कि हम कांग्रेस के प्रति निष्ठा जो है कि आपको रखते हैं। और सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से क्या करें? सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार जो है कि कर दे। अगर कहीं पर कोई जाता है धरना देने, तो अगर ब्रिटेन सरकार बोलती है कि गोली चलाओ, तो सैनिक बोले कि हम गोली नहीं चलाएंगे, है ना। ये सब जो है कि आपको बात इस आंदोलन में जो है कि आपको रखा गया। आंदोलन का प्रसार देखिएगा क्या होता है। सर क्या वो आवाज कट रहा है? जी। सब कुछ जा रहा है क्या ठीक है करके? सर, ठीक है। नहीं नहीं, ना, ठीक आवाज है। ठीक आ रहा। ठीक है, सुनिएगा क्या बोलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी और कांग्रेस के मुख्य नेताओं ने कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खा पैलेस में रखा गया। सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी कहाँ रखा गया? आगा खा पैलेस में रखा गया था। आगे देखिए, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और उसके सारी संपत्तियों को क्या कर लिया गया? जब्त जो है कि आपको कर लिया गया। साथ ही कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्यों को कहां गिरफ्तार करके रखा गया? अहमदनगर जेल में जो है कि आपको रखा गया था, है ना। राजेंद्र प्रसाद को पूछता है कहाँ के जेल में? पटना के जेल में रखा गया था। और राजेंद्र प्रसाद के पटना के जेल में, अजय प्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में झारखंड में जाके रखा गया था। और यही हजारीबाग के जेल से दीपावली के दिन ये छड़प कर क्या होते हैं? भाग जो है कि आपको जाते हैं। आगे जाते हैं, जब भाग के जाते हैं तो नेपाल के रासविलास जंगल में पहुंचते हैं और वहां पर एक दल का गठन करते हैं। कौन सा दल? आजाद दस्ता दल का गठन करते हैं। किसका? आजाद दस्ता दल का जो है कि आपको गठन जो है कि आपको करते हैं। करो या मरो का नारा समूचे देश में गूंज उठा। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनताओं का आक्रोश बढ़ गया और जगह जगह पर जो है कि हिंसक झड़प जो है कि आपको क्या होना शुरू जो है कि आपको होना शुरू हो गया। रेडियो प्रशासन के कार्य सर्वप्रथम जो है कि आपको किसने संभाला था? यह उषा मेहता ने जो है कि आपको संभाला था। उषा मेहता ने जो है कि आपको संभाला था। आगे चलते हैं, आंदोलन के प्रति दमनात्मक जो है कि आपको कार्रवाई के विरुद्ध गांधी जी ने आगा का पैलेस में कितना दिन का हड़ताल कर दिया? बोला कि दमनकारी नीति जो है कि आपको अपना रहा है अंग्रेज, इसलिए हम क्या करते हैं? पुलिस के अंग्रेज के खिलाफ हम 21 दिनों का हम लोग क्या रखेंगे? भूख हड़ताल रखने का जो है कि घोषणा करते हैं। और फरवरी 1943 में उपवास की घोषणा जो है कि आपको करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे? उपवास जो है कि आपको करेंगे 21 दिन का। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, उपवास शुरू हुआ और देश विदेश से जो है कि आपको देश विदेश से छोड़ने की मांग जो है कि आपको क्या हुआ? छोड़ने की मांग बहुत तेजी हुआ कि इंग्लैंड को, ब्रिटेन को अब क्या छोड़ देना चाहिए? भारत को जो है कि आपको छोड़ देना चाहिए। और 7 मार्च 1943 को महात्मा गांधी जी ने अपना भूख हड़ताल को क्या कर लिया? वापस जो है कि आपको कर लिया। क्या कर लिया? वापस कर लिया। बोला कि सबसे बड़ा नेता तो ये गांधी है, गांधी मर जाएगा तो हम लोग फिर से ब्रिटेन जो है कि किस पर राज करेगा? भारत पे राज करेगा। ये खबर महात्मा गांधी को मिल गया। क्या कि महात्मा गांधी का एक रूल था कि तुम भूख हड़ताल करो और जैसे ही तबीयत खराब होगा तुमको क्या करेगा? छोड़ देगा अंग्रेज, है ना। अंग्रेज छोड़ देगा। सबसे बढ़िया इनका यही नियम था कि कुछ भी हो, भूख हड़ताल करो, भूख हड़ताल करेगा, तबीयत खराब होगा, अंग्रेज छोड़ देगा, तुमको रिहाई कर देगा। क्या कि अंग्रेज जानता है कि अगर गांधी मर गया तो हमारा कोई देश का जनता छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन गांधी इस बार मर जाए, यह अंग्रेज चाहता था कि गांधी जल्दी से जल्दी मरेगा ना, तो इसका अंतिम संस्कार उसी हम जेल में कर देंगे, जहां रखे हैं उसी में जो है कि आगा का पैलेस में कर देंगे, है ना। आगा खा पैलेस में कर देंगे। सारा व्यवस्था कर लिया था कि इसको, है ना, कर लिया था कि ये जो है कि अगर जो है कि मर जाएगा ना तो बात खत्म हो जाएगा। ये मरा बस, उसके बाद तो अपना ही राज चलेगा। लेकिन जब ये खबर फैलता है तो गांधी जी कहते हैं जिंदा रहना है, भूख हड़ताल अपना क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। 7 अगस्त 1943 को, है ना, भूख हड़ताल जो है कि वापस ले लेते हैं। और उनका खराब स्वास्थ्य, अब देखिए भूख हड़ताल तोड़ने के बाद भी खराब स्वास्थ्य हो जाता है। खराब स्वास्थ्य के कारण उनको 6 मई 1944 को क्या करना पड़ता है? 6 मई 1944 को फिर से रिहा करना पड़ता है। मतलब 1942 में गिरफ्तार होते हैं और 1944 में जो है कि आपको फिर से उसको छोड़ना ही पड़ता है अंग्रेजों को। आगे देखिएगा, इसी समय सबसे पगला नेता यही का होगा, बलिया का किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में और सतारा में वाईबी चौहान के नेतृत्व में और नाना पाटिल। वाईबी चौहान, नाना पाटिल के नेतृत्व में कौन सा सरकार की गठन होता है? समानांतर सरकार का गठन जो है कि आपको होता है। मतलब बलिया इतना ज्यादा खतरनाक हो गया था कि कोई अंग्रेज का अधिकारी या कोई जो है कि फौजी वहां जाना नहीं चाहता था। वहां जाता था ना तो चित्तू पांडे उसको पैर में उल्टा लटका के मारता था।
इसलिए डरे वहां कोई नहीं जाना चाहता बलिया में। और जहां नहीं जाना चाहता था वह क्षेत्र आजाद हो गया था। आजाद हो गया तो वहां पर समानांतर सरकार का क्या कर लिया, समानांतर सरकार का वहां पर गठन जो है कि आपको कर दिया गया। ठीक, आगे देखते हैं। सतारा में भी समानांतर सरकार जो है कि आपको सबसे लंबे समय तक जो है कि अस्तित्व में रहा था। ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार कहाँ चला था, तो ये चला है सतारा में चला है। कहाँ चला है, सतारा में जो है कि आपको चला है। आगे देखिएगा, आंदोलन की प्रतिक्रिया। मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट, मुस्लिम लीग में एक था कौन सा गुट, जिन्ना गुट जो था, है ना। आंदोलन का इसलिए जो है कि आपको विरोधी था क्योंकि इसका विश्वास था कि अंग्रेज के जाने के बाद जंगल राज की स्थापना जो है कि आपको हो जाएगी, हमको भारत जो है कि नहीं छोड़ेगा, फिर हम लोग का जो मांग है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का मांग डूब जाएगा। इसी से चिंतित कौन था, जिन्ना जो है कि आपको चिंतित जो है कि आपको था इस चीज से। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा जो है कि आपको कौन सा दिवस बता ही चुके थे, पहले भी आया था, पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा जो है कि आपको आह्वान किया। और मुस्लिम लीग ने 1943 में कराची अधिवेशन में, है ना, विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। डिवाइड एंड ट्यूट का नारा जो है कि आपको कहाँ के अधिवेशन में दिया गया, मुस्लिम लीग का, तो कहाँ के अधिवेशन में दिया गया, कराची के अधिवेशन में दिया गया। कब का अधिवेशन है कराची का, 1943 का। कब का है, 1943 का जो है कि आपको होगा। अति जो है कि आपको अति उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को जो है कि अविचारित तथा असामाजिक जो है कि आपको माना है। उसी समय देखिएगा अब किसका गठन हो जाएगा, आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। यहाँ से सुभाष चंद्र बोस क्या होंगे, 1941 में निकल जाएंगे भारत से। अब सुनिएगा कहानी में और ट्विस्ट आएगा। क्या बोलता है कि जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अचानक बंगाल से गायब हो जाते हैं। कहाँ से गायब हो जाते हैं, बंगाल। अच्छा ये आपको बताइए होगा फॉरवर्ड रोलर की स्थापना कब किए हैं, 1939, 1 मई 1939। अच्छा 1939 तक तो इनको देख रहे हैं, कोई दिक्कत है, 1940 में भी इनको देखें, 1941 में ये गायब हो गए, जनवरी के महीना में ये गायब हो गए, एकाएक गायब हो जाते हैं। गायब होके ये कलकत्ता से पेशावर जाते हैं, कलकत्ता से पाकिस्तान के पेशावर जाते हुए वहां से रूस पहुंचते हैं और फिर रूस के बर्लिन की मार्च में जो है कि आपको भाग लेते हैं। फिर वहां से जर्मनी पहुंचते हैं और जर्मनी में स्वतंत्र भारत की क्या बोलता है, भारत की स्वतंत्रता के लिए हिटलर से जो है कि आपको मदद मांगते हैं। अब सुनिएगा, पहले जाते रूस के बाद कहाँ पहुंचे, रूस के पास पहुंचे जर्मनी में हिटलर से जो है कि आपको भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या मांगते हैं, मदद जो है कि आपको मांगते हैं। और मदद मांगने के कारण, मदद मांग कर वहां पर फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं। तो पूछता है कि फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आएगा। सबसे पहला बोलता है कि आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसके मन में उठा था, तो ये मन में आया था कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह, ये बार बार सवाल पूछता है कि आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था, कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। किसके मन में आया था, कैप्टन मोहन सिंह के मन में जो है कि आपको। आगे सुनिएगा, आगे बोलता है कि यह जो है कि आपको कैप्टन मोहन सिंह जो थे, यह ब्रिटिश की भारतीय सेवा में क्या थे, ब्रिटेन की भारतीय सेवा में ये अधिकारी जो है कि आपको थे कैप्टन मोहन सिंह। 1942 में आजाद हिंद फौज का पहला डिवीजन का क्या किया गया, 1942 में गठन किया गया। और 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं और उन्हें आजाद हिंद फौज का क्या घोषित कर दिया जाता है, सर्वोच्च सेनापति घोषित किया जाता है, कमांडर घोषित कर दिया जाता है। तो आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस को कब घोषित किया गया, 1943 में जो है कि आपको घोषित कर देता है। 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कहाँ पर करते हैं, 1943 में सिंगापुर में करते हैं। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सैनिकों की संख्या थी ना, जो आजाद हिंद फौज का सैनिक था ना, उसकी संख्या अच्छा खासा थी, और वहां पर अस्थायी सरकार का गठन कर देते हैं। और इस सरकार ने मित्र राष्ट्र के विरुद्ध में जो है कि आपको क्या करने की घोषणा किया, मित्र राष्ट्र के विरुद्ध में युद्ध करने की घोषणा जो है कि आपको करते हैं। और यह जाकर जापान से मिल जाते हैं। किससे मिलते हैं, जापान से मिलते हैं, जापान से मिलते हैं। और जापान पर उस समय कौन गिराएगा, बम गिराएगा ना, जापान तो उस समय अमेरिका को परेशान किया था, अमेरिका परेशान किया था ना जापान अमेरिका को, है ना। और उस परेशान करने में सुभाष चंद्र बोस की भी सेना, जो आजाद हिंद फौज की जो सेना थी, वो मित्र राष्ट्र को खूब धो रही थी, जहां जहां जरूरत पड़ रहा था वहां धो रहा था। ठीक ना। अब सुनिएगा, अब यहाँ से फिर से कहानी में ट्विस्ट आएगा। जापान जो है, जापान जो है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख रहे होंगे भारत का, देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है कि जापान जो है कि गिफ्ट में देता है सुभाष चंद्र बोस को। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का समर्थन कौन कर देते हैं? सुभाष चंद्र बोस करते हैं। इसीलिए गिफ्ट में मिला हुआ जमीन है ये। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक ना, गिफ्ट में मिला हुआ। किससे मिला हुआ गिफ्ट में है? जापान से मिला हुआ। किससे? जापान से मिला हुआ, ठीक है। आइएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो है कि आपको जापान से मिला हुआ गिफ्ट जो है कि आपको आता है, छोड़ दीजिए अभी कहानी इसको हटाइए। सुभाष चंद्र बोस ने जो है कि आपको झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट के निर्माण किया और 3 अन्य ब्रिगेडियर बनाया जिसमें नाम था सुभाष, नेहरू और कौन सा ब्रिगेडियर था? गांधी ब्रिगेडियर। महिला के नाम से एक ब्रिगेडियर का नाम क्या था? महिला के नाम से झांसी जो है कि आपको था। आप पुरुष के नाम से 3 अन्य था जिसमें एगो खुद का नाम है, 2 और नाम है। कौन कौन है? नेहरू और गांधी जो है कि आपको होने वाला है ना। नेहरू और गांधी जो है कि आपको होगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का क्या दिया था? नारा जो है कि आपको दिया था, है ना, नारा जो है कि आपको दिया था। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर यह बोलते हुए महात्मा गांधी का संबोधन किया। अच्छा, यही व्यक्ति है ना जिसके कारण महात्मा गांधी मिलने से इनकार कर दिया था, है ना? जी सर, जी जी जी। 1939 में, 1938 की 39 38 सर, 38 में इसके बाद जीत रहे हैं, ठीक ना। 38 में जो है कि आपको, है ना, 38 में पट्टाभी सीतारामैया की हार हो जाती है ना, हार होती है उसी समय। अब यह व्यक्ति जो है कि आपको क्या करता है? रेडियो पर प्रचार करता है। सुनिएगा प्रचार में क्या करता है? प्रचार करता है 1944 में कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसको कहता है? महात्मा गांधी को कहता है कि राष्ट्रपिता, है ना, राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति से इस जो है कि पवित्र युद्ध में आपका हमको क्या चाहिए? आपका हमको आशीर्वाद चाहिए। आपका हमको आशीर्वाद और शुभकामना जो है कि आपको चाहिए। आप हमें शुभकामना दीजिए कि हम इस युद्ध में जो है कि क्या हो आगे जो है कि आपको बढ़ पाए, है ना। जापान की सेना के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस की सरकार को क्या दे दिया जाता है? सौंप दिया जाता है गिफ्ट के रूप में, है ना। देखिए आ गया ना यहाँ पर, जापान की सेना के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सरकार को क्या कर दिया जाता है? गिफ्ट में जो है कि आपको दे दिया जाता है। और अंडमान का नाम ये किसके नाम पर रखते हैं? अंडमान का नाम रखते हैं शहीद के नाम पर रखते हैं। और निकोबार का नाम किसके नाम पर रखते हैं? स्वराज के नाम पर, स्वराज के नाम पर जो है कि आपको रखते हैं। आगे चलते हैं। 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो है कि आपको झंडा मोइरांग जो है कि आपको मणिपुर में जो है क्या फहराया गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा सबसे पहला कहाँ फहराया गया? मोइरांग जो है कि मणिपुर में जो है कि आपको फहराया गया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हो जाती है। जापान की हार जब कब होती है? जब बम गिर जाता है, उसके बाद जापान हार जाता है। जापान की हार हो जाती है। हार के बाद आजाद हिंद का जो फौज का जो सिपाही था उस पर जापानी सेना के साथ जो है कि आत्मसमर्पण करना पड़ जाता। अच्छा, तो वहां जापान की सेना के साथ आजाद हिंद फौज की भी सेना लड़ रही थी, हम बता ही दिए कहानी। जी सर, सुभाष तो जब जापान की सेना जब हार मान लिया तो आजाद हिंद फौज की भी सेना हार मान लेती है। अब दोनों को क्या करना पड़ता है? दोनों को करना पड़ता है आत्मसमर्पण जो है कि आपको करना पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से जो है कि आपको जापान की ओर भागते हैं। सिंगापुर से कहाँ भागना शुरू करते हैं? जापान की ओर भागना। आवाज नहीं जा रहा है क्या? नहीं सर। चल, की सेना थी ना? जी सर, बताइए क्या बता रहे थे? अब देखिए तो ठीक है आवाज? अभी तो ठीक है। सुनिएगा, आजाद हिंद फौज की सेना पर जो है कि आपको क्या चलाया जाएगा? कौन सा मुकदमा चलाया जाएगा? दिल्ली का लाल किला मुकदमा चलाया जाएगा। कौन सा? दिल्ली का लाल किला जो है कि आपको मुकदमा जो है कि आपको चलाया जाएगा। सुनिएगा, 1945 में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के आत्मसमर्पण के बाद कहां पर जाके आत्मसमर्पण करता है ये लोग? जापान में। जापान में।
हाँ, जापान में आत्मसमर्पण जब कर देता है उसके बाद जो है कि सरकार इन पर जो है कि सरकार के प्रति, क्योंकि ये भारत की सेना थी, अब भारत की जी सेना सर। ब्रिटेन की सेना, इसलिए सरकार के प्रति निष्ठा का शपथ जो खाया था उस शपथ को ये लोग तोड़ दिया। शपथ जो खाया था उस शपथ को क्या किया, ये लोग तोड़ जो है कि आपको दिया। उस तोड़ने के आरोप में इस सब पर कौन सा किला मुकदमा चलता है, दिल्ली का लाल किला मुकदमा चलता है। दिल्ली का कौन सा किला, दिल्ली का लाल किला मुकदमा जो है कि ये सब पर जो है कि आपको चलाया जाता है, चलाने का निर्णय जो है कि आपको लिया जाता है। यहाँ से सवाल आता है, सुनिएगा, सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध में समूचे देश में आंदोलन शुरू हो गया। बोला कि ठीक तो कर रहा था कि हमारा देश का सेना हमारे लिए लड़ रहा था तो अच्छा बात है ना, तो ये पूरा आंदोलन जो है कि आपको शुरू हो जाता है। कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए आजाद हिंद फौज राहत कोष और जांच समिति का क्या करता है, राहत कोष और जांच समिति का जो है कि आपको गठन जो है कि आपको करता है। और कांग्रेस इस आजाद हिंद फौज के सेना के बचाव के लिए एक वकील का पूरा झुंड खड़ा कर देता है। उस झुंड में जो सबसे प्रमुख वकील होते हैं वो कौन होते हैं, भूला भाई देसाई। कौन भूला होते भाई हैं, देसाई। ये क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी कि आजाद हिंद फौज का सेनापति, आजाद हिंद फौज के केस लड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से कौन सा वकील जो है कि आपको गए थे, भूला भाई देसाई जो है कि आपको गए थे। कौन गए थे, भूला भाई देसाई जो है कि गए थे। भूला और भाई साथ ही इनके सहयोग के लिए और वकील को भेजा जाता है, जिसमें तेज बहादुर सप्रू को, काटजू को, जवाहरलाल नेहरू को अदालत में जो है कि बहस जो है कि आपको करते हैं, किसको बचाने के लिए, आजाद हिंद फौज को बचाने के लिए बहस जो है कि आपको करते हैं, है ना, बहस जो है कि आपको करते हैं। आइएगा, आजाद हिंद फौज खत्म हो गया। अब आइए बेबेल योजना या शिमला सम्मेलन, कब का है शिमला सम्मेलन या बेबेल योजना, 1945 का है। सुनिएगा, 1943 में निलिथगो की जगह अब जो है कि वायसराय बनकर कौन आएगा, निलिथगो की जगह अब आएगा लॉर्ड बेबेल आएगा, बेबेल आएगा। निलिथगो चला जाएगा 1943 में, अब इसके जगह किसको भारत का वायसराय बनाकर भेजेगा, बेबेल को जो है कि आपको वायसराय बनाकर जो है कि आपको आएगा भेजेगा। इस समय भारत की स्थिति जो है कि अत्यधिक जो है कि आपको तनावपूर्ण जो है कि आपको था। जब बेबेल आया उस समय भारत की स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण था। 14 जून 1945 को बेबेल के द्वारा जो है कि बेबेल योजना प्रस्तुत किया जाता है, जिसका प्रावधान जो है कि अधोलिखित है, मतलब नीचे दिया गया है कौन कौन प्रावधान था। सबसे पहला बोला जाता है बेबेल के इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करते हुए जून 1945 में शिमला में क्या बुलाया जाता है, शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन जो है कि आपको किया जाता है, शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और इसमें 21 जो है कि आपको भारतीय नेताओं ने क्या किया था, हिस्सा लिया था। शिमला सम्मेलन में कितने भारतीय नेताओं ने हिस्सा लिया था, 21 भारतीय नेताओं ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस के तरफ से कौन गए थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे, यह गए थे आपको कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मुस्लिम लीग की तरफ से नेता कौन था, अली जिन्ना था। कौन था, अली जिन्ना। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, इस समय गांधी जी शिमला में होते हैं, शिमला में ही मौजूद होते हैं, लेकिन इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं जाते हैं। यहाँ लिखा होगा गांधी जी सम्मेलन के समय इसमें भाग लेने नहीं जाते हैं, लेकिन वह कहाँ रहते हैं, वो शिमला में ही मौजूद रहते हैं। कहाँ रहते हैं, शिमला में ही मौजूद रहते हैं, लेकिन वो नहीं जाते हैं, याद रखिएगा। तो कांग्रेस की तरफ से कौन गया, अबुल कलाम आजाद, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन रहते हैं, 1940 से 46 तक अबुल कलाम आजाद है ना। और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन, अली जिन्ना जो है कि आपको जाते हैं। उसके बाद कौन सा है, नौसेना का सिपाही विद्रोह है। शाही विद्रोह जो है कि कब होगा, शाही विद्रोह जो है कि आपको होगा 1946 फरवरी 1946 में ना होगा सर, हाँ बेबेल के समय में जो है कि आपको होगा। और एक शिमला समझौता होता है, जो कब होता है, शिमला समझौता 1972 में होता है। आगे का चीज है, बस यहाँ फैक्ट है इसलिए लिख दिया। अगला कौन है, कैबिनेट मिशन। कौन मिशन है अगला, कैबिनेट मिशन। अगला कौन है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन कब का है, कैबिनेट मिशन है 24 मार्च का। कब का है, 24 मार्च 1946 का। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन होता है। कैबिनेट मिशन के सदस्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन सदस्य है, ट्रिपल सदस्यीय सदस्य आएंगे। सबसे पहला स्टोफर्ड क्रिप्स आएगा। दूसरा कौन है, एबी अलेक्जेंडर। कौन है, एबी अलेक्जेंडर है। तीसरा कौन है, पैथिक लॉरेंस जो है कि आपको होगा। तीसरा कौन है, पैथिक लॉरेंस जो है कि आपको होगा। देखिएगा, भारत में कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हुए पैथिक लॉरेंस ने कहा था कि इसका उद्देश्य भारत के लिए किसका निर्माण करना, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए सिर्फ ही एक जो है कि कार्यपालिका तैयार करना जो है कि आपको होने वाला। किस मिशन का उद्देश्य होगा, कार्यपालिका या संविधान बनाने के लिए तैयार करना, कैबिनेट मिशन का होगा, कैबिनेट मिशन का होगा। अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रावधान करना इसका उद्देश्य होगा। कैबिनेट मिशन के प्रमुख जो है कि आपको प्रावधान निम्नलिखित है ना। निम्नलिखित क्या क्या कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रावधान थे, जरा सुनिएगा।
सबसे पहला कैबिनेट मिशन का क्या प्रावधान है? पहला प्रावधान है कि कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान को मांगों को क्या किया था? अस्वीकार किया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, क्या कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के मांग को स्वीकार किया था कि अस्वीकार था? बहुत लोगों को लगता है कि इसके बाद तो हट ही गया था। स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार किया। क्या किया? अस्वीकार जो है कि आपको क्या है, बहुत बार क्वेश्चन ही पूछा हुआ है ना, और जब भी पूछेगा फंसा लेगा आपको, है ना। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है कि ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय क्या बनाया जाएगा? अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। अच्छा, इससे पहले जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें क्या बोला कि जिसको अलग होना है वो अलग हो सकता है, स्वतंत्र है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि टोटल देशी रियासतों को और टोटल राज्यों को मिलाकर क्या बनाया जाएगा? अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। क्या उसके बातों को काट दिया? यहाँ पर क्रिप्स मिशन के बातों को यहाँ पर काट दिया गया है ना। आगे देखिएगा, चाहे जो रक्षा, विदेशी मामला तथा संचार जो है कि आपको देखभाल जो है कि कर सके, उसके लिए जो है कि आवश्यक जो है कि आपको कर लगाया जाएगा। प्रति 10 लाख की आबादी या जनसंख्या पर कैसा चुनाव होगा? प्रत्यक्ष चुनाव होगा कि अप्रत्यक्ष चुनाव होगा? अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव। चुनाव होगा। ये भी क्वेश्चन आपको घटना चक्र में भर भर के पूछा हुआ है कि जो 1946 का जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था कि अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था? अप्रत्यक्ष। कितने लाख की जनसंख्या पर चुनाव हुआ था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर जो है कि आपको चुनाव जो है कि आपको हुआ था। और कैबिनेट मिशन एक अंतरिम जो है कि सरकार के गठन करने का सुझाव जो है कि आपको दिया था। तो पूछेगा कि भारत के अंदर अंतरिम सरकार का गठन करने का सुझाव कौन सा मिशन दिया है? तो कैबिनेट मिशन जो है कि आपको सबसे पहला जो है कि आपको दिया है। कैबिनेट मिशन कब का है? 1946 का। छोटा डेट पूछेगा कब का है? छोटा डेट 24 मार्च 24 मार्च 1946 का जो है कि आपको होगा। ठीक है, 24 मार्च 46 का जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। अब इसी के समय जो है कि आपको जब कैबिनेट मिशन सुझाव देगा तो चुनाव होगा। क्या होगा? चुनाव होगा। अब है भारतीय संविधान सभा का चुनाव कब होगा? 1946 में होगा। कब होगा? यही सब 1946। चुनाव के बाद भारत आजाद होता है ना सर। हाँ, चुनाव होगा, अंतरिम मंत्रिमंडल बनेगा, उसके बाद जो है कि आपको फिर आएगा नीललिथो जो है कि आपको आएगा। अभी तो अभी कहानी बचले हुए थोड़ा सा, नीललिथो फिर आएगा तो अभी आएगा ना, तभी ना आजादी जो है कि मिलेगा, है ना। माउंट बेटन, नीललिथो तो चला गया, कौन आएगा? माउंट बेटन आएगा। नीललिथो बोलते हैं क्या? हाँ, माउंट बेटन आएगा। कौन आएगा? माउंट बेटन जो है कि आपको वन मैन बाउंड्री। हाँ, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसको कहा था? महात्मा गांधी को जो है कि आपको कहा था। माउंट बेटन आएगा अभी, है ना। आगे चलते हैं। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत जो है कि आपको चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस 296 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितना सीट पर चुनाव जीत लिया? 296 में से 208 सीट पर जो है कि चुनाव जीत लिया। और मुस्लिम लीग कितना जीत लिया? 73 लोग 73। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, छोटे मोटे दल कितना सीट जीत लिए हैं? छोटे मोटे, देखिए डेटा याद रखिएगा। डेटा है 208। किसने जीता? 208 कांग्रेस। 208 कांग्रेस है। मुस्लिम लीग कितना है? मुस्लिम लीग 73 है। मुस्लिम लीग कितना है? 73 है। और अन्य छोटे छोटे दल जो है कि आपको कितना है? 15 जो है कि आपको सीट प्राप्त किया। और इस तरह मुस्लिम लीग को जो है कि आपको पर्याप्त जो है कि 98 जो है कि आपको क्या बहुमत नहीं आ सका, इसलिए 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन को क्या किया? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया। पहले तो बोला कि स्वीकार है, अस्वीकार करने के बाद जब चुनाव लड़ा तो चुनाव में हार हो गया। हार होने के बाद ये कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग क्या कर दिया? कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग अस्वीकार जो है कि आपको कर दिया, अस्वीकार कर दिया। 16 अगस्त 1946 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1275 प्रीलिम्स का ये सवाल है ना। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? सीधी कार्रवाई दिवस। कौन सा दिवस? हाँ, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है कि आपको बना होगा। 1275 का प्रीलिम्स का सवाल होगा। ये शायद फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट का ये सवाल होगा, है ना, 1275 में। ठीक है, यह सवाल जो है कि पूछा हुआ है, याद रखिएगा। कब का डेट है? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। अच्छा सर, एगो पाकिस्तान दिवस तो मतलब 1943 को मनाया। 23 मार्च। मुक्ति दिवस 23 मार्च। ये 16 अगस्त वाला शायद बीपीएससी पूछा था सर जी, 2-4 दिन पहले पढ़ाया। बिहार दरोगा प्रीलिम्स 1275 में भी क्वेश्चन हुआ है ना। 1275 में भी आया। ठीक है, 1275 में आया हुआ है ना, याद। अच्छा सर, एगो है ना इसमें कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो मना लिया, एक पाकिस्तान दिवस वो मना लिया 43 में 23 मार्च। एक मुक्ति दिवस न मनाता है सर, यही पाकिस्तान है मुक्ति दिवस। अच्छा, मुक्ति दिवस जो है ना 1949 दिसंबर को गोवा मनाता है। नहीं,
फिर से देखिए सर, है ना, वो जो है ना 1939 में 1939 मनाता में होगा। 22 दिसंबर को मनाता है। सुनिए हाँ सुनिए वही सुनिए, तो, क्या है मनाता है 1939, है ना, वहां नहीं था क्या, इसे छूट गया होगा कहीं। छूट मुक्ति गया दिवस होगा 22 सर, ये दिसंबर है 1939 को 39 जो में है कि मनाता आपको है। ना मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। हाँ, हाँ तो वही वही तो बात तो हम भी हमको बोल रहे हैं साहब, है ना, मेरा आवाज 3 नहीं को जा रहा है मनाता है, याद रखना है। आ रहा है सर। देखिए 3 को हो गया, देखिए तीनों बता देते हैं, है ना। सबसे पहला हो गया मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस, है ना, मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस कब है? मुक्ति दिवस 22 22 दिसंबर 1940 दिसंबर 1939 को जो है कि आपको मुस्लिम दिवस हो गया। दूसरा जो है कि आपको था पाकिस्तान दिवस, कितना मार्च? 23 मार्च 1943। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस। और तीसरा जी आ गया, है ना, प्रत्यक्ष कार्रवाई, हाँ जी, प्रत्यक्ष कार्रवाई, है कार्रवाई ना, दिवस कार्रवाई जो है कि आपको हो गया। यह कब का है प्रत्यक्ष 16 अगस्त, कार्रवाई? यह है 16 16 अगस्त अगस्त 1946। उसको भी नोट कर 1946 लीजिए को, सर, तीनों को। 1946 को है ना, 1946 को हो गया। तो बता तो दिया, अब क्या नोट कर दे, है ना, ना कॉपी ठीक में, है सर, अब है ना। चलते हैं आगे, देखिएगा इसी समय क्या होता है, नुआखली। नुआखली ये पश्चिम बंगाल का इलाका होता है। नुआखली, नुआखली कहाँ का इलाका है? पश्चिम बंगाल वेस्ट का बंगाल। इलाका है पश्चिम बंगाल। नुआखली, है ना, नुआखली। और जो है कि आपको टिप हार्ड में हिंदू मुस्लिम क्या हो जाता है, हिंदू मुस्लिम जो है कि आपको झड़प हो जाता है, हिंदू मुस्लिम का बहुत ज्यादा झड़प होता है। और यहाँ अंग्रेज की सेना हार जाती है, बोलती है कि हमसे ये शांत नहीं होगा, है ना, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम पर जो है कि अत्याचार जो है कि होने लगता है। और इस समय महात्मा गांधी को जो है कि बंगाल भेजा जाता है। और बंगाल जब नुआखली पहुंचते हैं तो वहां दंगा को क्या करते हैं, दंगा को जो है कि आपको शांत जो है कि आपको करवा देते हैं। और जब दंगा को शांत करवाते हैं तो यह देखता कौन है, माउंटबेटन देखता है कि दंगा शांत हो गया, तो इसलिए माउंटबेटन महात्मा गांधी को क्या बोले, वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा देते हैं। कौन सा? जी यही वन बोला मैन था। बाउंड्री फोर्स की संज्ञा जो है कि आपको महात्मा गांधी को कौन देते हैं, माउंटबेटन जो है कि आपको देते हैं। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है कि संविधान चुनाव, संविधान इसका सभा के मतलब चुनाव नहीं के समझता पश्चात है, इनको क्यों बोला गया था वन मैन वन बाउंड्री मैन बाउंड्री फोर्स का मतलब हो गया कि यह एक अकलौता जो है कि ऐसा व्यक्ति है जो खड़ा हो गया ना, तो हिंदू मुस्लिम के जो है कि दीवारों को जो है कि बनाकर जो है कि जी, सामने ये खड़ा तो हो गया। बात मतलब सही कोई है लड़ सर। नहीं रहा है ना, कोई लड़ नहीं रहा है। इससे पहले हम लोग बहुत कोशिश किए लेकिन सब लड़िए रहा था, कोई शांत नहीं हो रहा था। लेकिन ये व्यक्ति जब खड़ा हो गया तो सब शांत हो गया। वन शांत हो गया जी मैन सर। बाउंड्री फोर्स जो है कि आपको हो गया, बाउंड्री बना दिया दोनों के बीच में, ये बात बोला गया। ठीक है, आगे संविधान सभा के चुनाव के पश्चात 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है, दिल्ली में संविधान सभा का पहला बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चयन होता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है कि आपको बनाया जाता है। दूसरा बैठक 11 अगस्त 1946 को जो है कि आपको होता है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको, राजेंद्र जवाहरलाल नेहरू को, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है ना। प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है कि किसको बनाया जाता है, बी आर अम्बेडकर को बनाया जाता है। और इस तरह संविधान निर्माण में जो है कि 2 वर्ष 11 महीने और कितने दिनों का समय लगता है, 18 दिनों का समय जो है कि आपको लगता है। और संविधान सभा की कई समितियां जो है कि बटकर जो है कि आपको काम जो है कि करती है। इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदि नेता जो है कि आपको शामिल होते हैं। और 5 मुस्लिम लीग के नेता भी जो है कि अंतरिम जो है कि आपको सरकार में क्या होते हैं, अंतरिम सरकार में जो है कि आपको शामिल जो है कि आपको होते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा जो है कि पहला बैठक का विरोध जो है कि आपको कर दिया जाता है। कौन करता है, तो मुस्लिम लीग जो है कि आपको पहला बैठक का विरोध करता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहला बैठक का विरोध किस पार्टी के द्वारा किया गया संविधान सभा का, तो पहला बैठक का विरोध मुस्लिम लीग के द्वारा जो है कि आपको किया गया। ठीक है, आगे देखिएगा इसके कारण जो है कि ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि संविधान सभा में निर्णय जो है कि मुस्लिम जो है कि आपको बहुल राज्य में जो है कि आपको नहीं होगा। मतलब संविधान सभा का जो निर्णय होगा ना, वो कौन से राज्य में नहीं होगा, मुस्लिम जो बहुल राज्य है उसमें जो है कि आपको नहीं लागू होगा। ये बात जो है कि बोला गया। अब आते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल की बात करते हैं। इसमें देखिएगा मंत्रालय से सवाल पूछता है। सबसे पहला है जवाहरलाल नेहरू, कौन कौन मंत्रालय मिला है, राष्ट्रमंडल, संबंध तथा विदेश मामले, है ना, राष्ट्रमंडल, संबंध और विदेश मामले किसको मिला है, जवाहरलाल नेहरू को जो है कि आपको मिला है। दूसरा है सरदार पटेल, कौन कौन मंत्रालय है, सूचना है, गृह है, प्रशासन है, प्रशासन मंत्रालय है। बलदेव सिंह की बात करेंगे, रक्षा मंत्रालय है। जॉन मथाई की बात करेंगे, उद्योग नागरिक आपूर्ति मंत्रालय है। राजगोपालाचारी की बात करेंगे, शिक्षा और कला मंत्रालय। एस.सी. भाभा की बात करेंगे, है ना, खान और ऊर्जा मंत्रालय जो है कि आपको मिला है। और आसफ अली की बात करेंगे, अरुणा आसफ अली के पास रेलवे परिवहन मंत्रालय मिला था। और जगजीवन राम के पास जो है कि कौन सा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय जो है कि आपको मिला। यह ऊपर का जो भी मंत्री देख रहे थे, ये मुस्लिम लीग का मंत्री है। किसका मंत्री है, मुस्लिम लीग का जो है कि आपको मंत्री है। अब यहाँ नीचे चलिए,
नीचे की तरफ जो आप मंत्रालय देखेंगे ये कांग्रेस नीचे का वाला मंत्रालय था। मुस्लिम अब लीग जो का नीचे होगा ना। देखेंगे ना, हाँ अब जो है कि मुस्लिम लीग का होगा। ऊपर वाला जो भी था सब जो है कि कांग्रेस का था, नीचे वाला जो है वो जो है कि आपको मुस्लिम लीग का होगा। जिसमें पहला नाम आएगा लियाकत अली खान। इसको कौन सा मंत्रालय मिला था? लियाकत अली खान को सर वित्त मंत्रालय जो है कि आपको मिला था। आई चुंद्रीगढ़ को जो है कि कौन सा मंत्रालय मिला है? वाणिज्य चुंद्रीगढ़ को मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय जो है कि आपको मिला है। जोगेंद्र नाथ मंडल को कौन सा मंत्रालय मिला? विधि जोगेंद्र नाथ मंत्रालय, मंडल को विधि मंत्रालय जो है कि आपको दिया गया। गजाफर अली खान की बात करेंगे, कौन सा स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है? मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है। स्वास्थ्य और मंत्रालय, अब्दुल 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 रब नस्तार को कौन सा मंत्रालय मिला? अब्दुल डाक रब एवं नस्तार वायु, को वायु, डाक डाक एवं वायु, एवं वायु मंत्रालय जो है कि आपको मिलता है। कौन सा? डाक एवं वायु मंत्रालय जो है कि आपको मिलता है। पावर आगे का भी चलते हैं, मंत्री है नहीं सर? आगे अब आइएगा। अब होगा किसकी घोषणा होगा? एटनी की घोषणा होगा। किसकी घोषणा होगा? एटनी की घोषणा। कब है घोषणा एटनी का? 20 फरवरी 1947 को। आइए, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन में एक श्रमिक दल का जो है कि आपको प्रधानमंत्री बनता है, जिसका नाम क्या होता है? क्लीमेंट एटली होता है। कौन होता है? क्लीमेंट एटली होता है। इसने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि वह जून 1948 तक, डेट याद रखिएगा, कब का बात कर रहा है? जून 1948 तक, 1948 तक, पहले। मतलब ये 47 के फरवरी महीने में जो है कि बोल रहा है कि जून 1948 से पहले हम लोग भारतीयों को सत्ता सौंप कर वहां से क्या हो जाएंगे? वहां से बैक जो है कि आपको हो जाएंगे। या अपने संसद में यह बात जो है कि कह देता है। ठीक, एटनी जो है कि आपको जो भारत में वायसराय रहता है, किसको? लॉर्ड बेवेल, इसको बुला लेता है और अंतिम वायसराय के रूप में किसको भेज देता है भारत? कहता है जाओ तुम सब कुछ संभाल के आओ। कौन? माउंटबेटन को जो है कि आपको भेज देता है। बेवेल को अपने यहाँ बुला लेता है और वहां से माउंटबेटन को भेजता है कि माउंटबेटन तुम जाओ और आखिरी बनकर सब कुछ सौंप के तुम आराम से चले आना। माउंटबेटन आता है बनकर जो है कि आपको अगला वायसराय माउंटबेटन आता है। और माउंटबेटन जब आता है तो एक योजना को लाता है, जिस योजना का क्या नाम है? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को 3 जूनी योजना के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये 3 जून को आया था, इसलिए इसे कौन सा योजना कहते हैं? 3 जूनी योजना जो है कि आपको कहते हैं। ठीक, हाँ 3 जूनी योजना या माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को जो है कि आपको आता है। 22 मार्च 1947 को भारत के अंतरिम वायसराय के रूप में माउंटबेटन भारत जो है कि आपको आता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि अति शीघ्र, जितना जल्दी हो सके, भारत को क्या करना? भारत को पूर्ण स्वतंत्र जो है कि आपको दिलाना या देना, है ना, देना। लगभग 2 महीने के बातचीत के पश्चात माउंटबेटन यह निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विभाजन ही एकमात्र क्या है? विभाजन ही एकमात्र भारत का जो है कि एक विकल्प है। मतलब अगर विभाजन नहीं करेंगे तो यह सत्ता हस्तांतरण कभी भी नहीं होगा। विभाजन करना ही होगा, मतलब भारत और पाकिस्तान के रूप में तोड़ना ही होगा, तभी एकमात्र विकल्प जो है कि आपको होने वाला है। अंततः 20 फरवरी 1947 को एटनी का एक वक्तव्य के दायरे में, है ना, वक्तव्य के दायरे में भारत का विभाजन की एक योजना जो है कि आपको तैयार करता है। एटनी को बोल देता है कि प्रधानमंत्री एटनी को कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है, यहाँ तभी ठीक हो सकता है जब किसको मार देंगे? जब भारत को बांटेंगे, मतलब भारत और पाकिस्तान को अलग अलग देशों के रूप में जो है कि बांटेंगे, तभी जाकर जो है कि आपको होगा। कांग्रेस की ओर से नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल विभाजन योजना का स्वीकार कर लेते हैं। नेहरू भी बोलते हैं कि जब नहीं मान रहा है तब क्या करना? अंतिम रूप जो है कि उसको छोड़िए देना है, उसको अलग कर देते हैं, तभी जाके मानेगा। तो नेहरू और जो है कि किसका मानना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि इसको छोड़ देते हैं, पाकिस्तान को अलग कर देते हैं। परंतु गांधी का मानना था कि विभाजन का कड़ा विरोध किया। गांधी बोले कि ऐसा कतई नहीं हो सकता है। इन्होंने कहा कि यह सारा भारत का ही जो है कि आपको आग के लपेटों में घिर जाएगा। अगर इसको बांट देंगे तो भारत किसके लपेट में? आग के लपेट में जो है कि घिर जाएगा। यह महात्मा गांधी का मानना था, है ना। फिर ये भी बात बोलते हैं कि मेरे मृत्यु के पश्चात ही क्या हो सकता है? भारत का विभाजन हो सकता है, उससे पहले जो है कि भारत को विभाजित हम होने नहीं देंगे, है ना। फिर पाकिस्तान जो है कि आपको नहीं बन सकेगी, है ना। क्या बोलता है कि इन्होंने कहा कि यदि सारा भारत भी आग के लपेट से घिर जाए, फिर भी हम किसको नहीं बनने देंगे? फिर भी हम नया पाकिस्तान को नहीं बनने देंगे। ये किसका कहना था? ये कहना है महात्मा गांधी का कहना है। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो वह मेरे मृत शरीर पर ही होगा। अगर कांग्रेस ऐसा चाहती है कि भारत पाकिस्तान अलग अलग हो तो वो मेरे कैसा होगा? मेरे मरने के बाद ही ऐसा होगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं, जीवित में यह विभाजन नहीं होने दूंगा। यह किसने कहा था? यह कहा है महात्मा गांधी ने कहा। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन्ना विभाजन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहता है या नहीं चाहता है?
अब हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या चाहते हैं? स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह किसने कहा था? यह कहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जब ज्यादा अति हो गया तब ये खुद बोला कि अब विभाजन जितना चाहता है कि नहीं चाहता उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं? हम खुद अब विभाजन चाहते हैं। ठीक, जिन्ना तो पाकिस्तान चाहता था ना सर। हाँ तो अरे पाकिस्तान का विभाजन का मतलब क्या हुआ? विभाजन का मतलब हुआ बांटना, है ना, बांटना। तो बांटने ही के बारे में बोल रहे हैं ना कि अब जिन्ना अब चाहता है कि नहीं चाहता कि पाकिस्तान बने या नहीं बने, लेकिन हम अब खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान बने। हमको अब इस जिन्ना के साथ, इस पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, है ना। अंततः 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन तथा सत्ता हस्तांतरण की क्या बनाई? एक योजना को प्रस्तुत किया गया, और इसी योजना को किस जून के नाम से जानते हैं? इसी योजना को 3 जून योजना के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे क्या बोलता है कि पंजाब और बंगाल में हिंदू मुस्लिम जो है कि बहुसंख्यक जिलों में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए तथा उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि वह प्रातः विभाजन हो अथवा नहीं जो है कि आपको हो, यह चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इसके बारे में बोला गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिला में जनमत संग्रह के द्वारा यह पता लगाया गया कि वह भारत के किस भाग के साथ जो है कि आपको रहना चाहते हैं। या भारत के भाग के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के भाग के साथ रहना चाहते हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ, जिसको अभी वर्तमान में क्या नाम से जानते हैं? बांग्लादेश के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो सिलहट जिला में जनमत संग्रह करा के जो है कि देखा गया कि यहाँ पर लोग क्या चाह रहे हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, इन्होंने विभाजन पर आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे क्या कर दिया? भेड़ियों के आगे जो है कि आपको फेंक दिया। यह किसका कथन था? यह जो है कि आपको खान अब्दुल गफ्फार खान का जो है कि आपको कथन जो है कि आपको था। आगे बोलता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब का है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का होगा। आएगा 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में जो है कि आपको क्या कर दिया गया? 2 भागों में जो है कि आपको बांट दिया गया। मतलब 14 अगस्त को पाकिस्तान को तोड़ दिया गया मध्यरात्रि को, 15 अगस्त को जो है कि भारत तो आजाद हो ही गया। आगे देखिएगा, परंतु अधिराज्य के रूप में गवर्नर जनरल होगा। इसकी नियुक्ति जो है कि आपको कौन करेगा अभी वर्तमान के लिए? अच्छा, प्रत्येक जो है कि अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति करेगा इंग्लैंड करेगा। ये भी बात है कि आपको बोला गया, सम्राट करेगा। आगे चलते हैं। नए संविधान के निर्माण तक दोनों राज्यों के प्रशासन भारतीय शासन अधिनियम किसके हिसाब से चलाया जाएगा? 1935 के हिसाब से जो है कि आपको चलाया जाएगा, है ना। इसमें भारतीय रियासतों को यह जो है कि आपको भारतीय रियासतों को यह जो है कि स्वतंत्र जो है कि आप स्वतंत्रता दिया गया था कि चाहे तो वह भारतीय डोमेनियन या पाकिस्तान डोमेनियन के साथ जो है कि मिल सके या स्वतंत्र भी रह सकता है। मतलब यह डोमेनियन जो रियासत था ना, उस रियासत को बोला गया तो आपको अगर भारत के साथ मिला है तो भारत के साथ मिलिए, अगर आपको पाकिस्तान के साथ मिला तो पाकिस्तान के साथ मिलिए, अगर आपको स्वतंत्र रहना है तो क्या रहिए? आप स्वतंत्र रहिए। तीनों में जो है कि आपको जायज है, जहां आपका इच्छा करे वैसा रहिए। 14 अगस्त 1947 को जिन्ना ने जो है कि आपको पाकिस्तान का क्या बनाया गया? 14 अगस्त को जिन्ना को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल जो है कि आपको बनाया गया। ठीक, आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संवैधानिक रूप से जो है कि आपको देशी रियासतों को ब्रिटिश इंडिया से जोड़ने की योजना जो है कि आपको बनाई गई, और इस अधिनियम के तहत देशी रियासतों को मिलाकर एक संघीय स्वरूप जो है कि आपको प्रदान करना था। यह भारत का था। वर्ष 1938-39 में देशी रियासतों ने नई जो है कि आपको चेतना का विकास जो है कि आपको हुआ, और बड़ी संख्या में जो है कि आपको क्या हुआ? बड़ी संख्या में प्रजामंडल का गठन जो है कि आपको किया गया। आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या जो है कि आपको उठ खड़ी हुई, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक और नाम का बात आता है बीपी मेनन, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, यही दोनों जो है कि आपको सूझबूझ से क्या करते हैं? सारे देशी रियासतों को भारत में जो है कि आपको जोड़ देते हैं। 15 अगस्त 1947 को कुल रियासत में जूनागढ़ रियासत, है ना, हैदराबाद रियासत और जम्मू कश्मीर ने अपने स्वाधीनता बनाए रखने का क्या किया था? प्रयास किया था। मतलब सब देशी रियासत तो मिल गया, लेकिन 3 को नहीं मिल रहा था। कौन कौन नहीं मिल रहा था? 3 को, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हाँ 3 को बोला हम नहीं मिला। जूनागढ़ मिला, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, 3 को नहीं मिला। जिसमें से जूनागढ़ को जो है कि आपको किसके आधार पर करवा लिया गया? वहां के जनमत संग्रह, मतलब जनता के आधार पर जो है कि करवा लिया गया। वहां के जनता से पूछा गया कि आप किससे मिलना चाहते हैं, तो जनता बोला भारत में मिलना चाहते हैं, और इसको फरवरी 1948 में किसमें शामिल कर लिया गया? भारत में शामिल कर लिया गया। किसको? जूनागढ़ को। उसके बाद आता है हैदराबाद की बारी। हैदराबाद में जो है कि पुलिस उतरता है।
अब पुलिस उतरता है, वो ऑपरेशन चलाता है। ऑपरेशन जो है कि आपको नाम है ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर। ये दोनों जो है कि चलाकर पुलिस जो है कि आपको सेना का जो है कि क्या करता है, डंडा मार से जो है कि आपको क्या करता है, इसको जो है कि भारतीय क्षेत्र में जो है कि आपको मिला लेता है। कब मिलाता है? 13 सितंबर 1948 को जो है कि आपको मिला लेता है। और तीसरा नाम है कौन? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या होता है? जम्मू कश्मीर, भारत आजाद हो गया, आजाद है ना भारत अभी? जी सर। है ना। अब क्या होता है कि पाकिस्तान ऊपर से चढ़ाई कर देता है जम्मू कश्मीर में, और वहां की महिलाओं के साथ रेप करना शुरू करता है। बहुत जो है कि घिनौना काम जो है कि पाकिस्तान उधर जो है कि करना। तो वहां के राजा को लगता है कि हमारा देश के पास सेना तो है नहीं, अब हम मदद मांगे तो मांगे किससे? तो दौड़ते दौड़ते आता है दिल्ली आता है। और दिल्ली आके जो है कि आपको जवाहरलाल नेहरू से करता है, साहब हमको बचा लीजिए, है ना। तो बोलता है कि हम तुम स्वतंत्र अपने आप को घोषित किया है कि जब तक तुम मेरे हस्ताक्षर नहीं करेगा डॉक्यूमेंट पर, तब तक तुम मेरा हिस्सा नहीं बनेगा। अब तब तक हमारी सेना कहाँ नहीं घुस पाएगी? जम्मू कश्मीर घुस नहीं पाएगी, है ना। तो कहता है ठीक है, हस्ताक्षर कर देते हैं। तो हस्ताक्षर जैसे ही करता है ना, उसके बाद जो है कि भारतीय सेना जम्मू कश्मीर घुसती है। और जम्मू कश्मीर जब खदेड़ना शुरू करती है ना, तब तक ये वो बेवकूफी वाला काम कर देते हैं। यहाँ से उठते हैं और ये खबर को पहुंचा देते हैं कहाँ? यूएनओ में पहुंचा देते हैं, है ना। कौन? जवाहरलाल नेहरू जो है कि आपको, हाँ, जब भारतीय सेना घुस गया था, उनसे बोला गया था कि एक रात का और मौका दीजिए, रात भर जो है कि जैसे ही सुबह होगा खदेड़ के पूरा हम लोग जो है कि लाहौर तक कब्जा लेंगे। तो ये बोलते हैं कि तब तक ही पहुंचा देते हैं बात को कि देखिए कि ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर में घुस गया है। अब वहां से यूएनओ का खबर आता है क्या कि जहां जो खड़ा है वहीं खड़ा हो जाओ, जहां जो खड़ा है वहीं खड़ा हो जाओ। और वही लाइन आज के डेट में देखिएगा एलओसी लाइन बन जाता है। गलती कर देना सर जीवन है ना। यही जो है कि आपको थोड़ा सा वो गलती हो जाता है। जो सोचते हैं कि थोड़ा पहुंचा देंगे तो पूरा भाग मेरा हो जाएगा, नहीं होता है भाग, है ना। आधा भाग जो है कि रह जाता है। वही पीओके क्षेत्र आज के डेट में जो आप देख रहे होंगे, पीओके क्षेत्र, यही वाला जो है कि आपको पाकिस्तान के तुलना में तो भारत का सेना ताकतवर तो होगा उस समय सर, तो इनको क्या जरूरत जाने के पड़ता था? ये सोचे कि थोड़ा चालाकी दिखाते चलेगा थोड़ा सा जल्दी में कि वहां जाएंगे तो थोड़ा सा हमरा कहेगा कि हाँ इसके देश में कोई लड़ाई हुआ तो पहले आके हमको बताया, है ना। फुल ऑर्डर दे देते, मार कर गिरा दो, जहाँ है वहाँ। फुल ऑर्डर था, मतलब रात भर का इंतजार करना था। सुबह होता तो खदेड़ देता, लेकिन जो है कि आपको सुबह होने नहीं दिया, उससे पहले जो है हो गया थोड़ा सा दिक्कत। क्या कीजिएगा। जम्मू कश्मीर को कैसा? जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को क्या किया गया? भारत में जो है कि आपको मिला दिया गया। वैसे ही देखिएगा फ्रांसीसी नगर, जब फ्रांसीसी जब आया था तो चंद्रनगर, पुडुचेरी, कराईकल, माहे इत्यादि को जो है कि आपको फ्रांस अपने यहाँ अधिकृत किया था। आजादी के बाद भी यहाँ तक फ्रांस जो है कि आपको बस्ती जो है कि आपको रहता है। आजादी के बाद जो है कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इसको भगाया जाता है, इस बस्ती को खाली करवाया जाता है। अब पुर्तगाली बस्ती दमन द्वीप, दादर नगर हवेली और गोवा रहता है। और गोवा से तो आपको अंतिम पता है कि गोवा से कब जो है कि छोड़ के भागता है पुर्तगाली? 1961 में अंतिम जो है कि आपको छोड़ के भागता है जाकर। लेकिन पुडुचेरी में तो अभी भी बहुत सारा वहाँ पे टूरिस्ट सब बहुत ज्यादा आता है ना, विदेशी सब है बिल्कुल है। हाँ, होने से मतलब नहीं है, कहीं का है कहीं जा सकता है, लेकिन जो पुर्तगाली बस्ती जो था उसको समाप्त कर दिया गया। अब वहां के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ के जो है कि आपको क्या मान लिया गया? उनको जो है कि आपको मान लिया गया, नागरिक जो है कि मान लिया गया। लेकिन अब उन्हें ना कहा गया कि पुडुचेरी की बस्ती यहाँ पर है, नहीं, ऐसा नहीं। भारत की बस्ती, भले वहाँ के पुडुचेरी के लोग रहते हैं, पुडुचेरी में रहते हैं लोग, वो अलग की बात है। यहाँ पर आकर क्या होता है, खत्म होता है मॉडर्न इंडिया। क्या होता है? खत्म जो है कि आपको होता है, खत्म हो चुका है मॉडर्न इंडिया। अब जो अगला टॉपिक है, ये कल भर का टॉपिक मान लिए तो बात करेंगे क्या क्या है, गवर्नर जनरल और उसके वायसराय, है ना। आगे से जब हम लोग उतर रहे थे तो वहां पर भी गवर्नर जनरल वायसराय को देखे थे। यहाँ पर बस एगो लिस्ट बनाया हुआ है जिसमें किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कौन सा काम हुआ है, वो सारा का सारा यहाँ पर क्या होगा, लिस्ट होगा, है ना। जिसमें बंगाल के गवर्नर से लेके भारत के वायसराय तक, भारत के स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल तक के कार्यकाल को हम लोग देखेंगे और क्या क्या उसके अंदर काम हुआ है, ये सबको जो है कि आपको देखेंगे। क्लियर है बात? तो यह जो है कि आपको, हमको लग रहा है कितना पेज बच गया, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 5 6 7 8 9, हो सकता है कल समाप्त ना हो, थोड़ा बहुत बच जाए, है ना। कोशिश करेंगे समाप्त करने का, ठीक ना। 2 घंटा का समय रहेगा, कोशिश करेंगे समाप्त करने का। लेकिन मॉडर्न का जो भी सारा सेशन था ना आपका खत्म हो गया है ना। अब ये गवर्नर जनरल वायसराय